नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आज छोटी बड़ी बहुत सारी खबरें हैं और इनफैक्ट यूपी की खबरें बहुत सारी हैं। हम तो 1 घंटे का प्रोग्राम भी आज यूपी पर कर सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं जो इस वक्त का ताज़ा अपडेट है, जो खबर आ रही है वो जो अयोध्या में जो प्रकरण चल रहा है चढ़ावा चोरी का, उसकी एसआईटी जांच, उसकी पुलिस जांच सब होगी और एसआईटी की रिपोर्ट पहले जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। अब आज ये खबर आई है, फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाएगी और वो फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को इसी हफ्ते मतलब सौंप भी दी जाएगी। कोर्ट ने जेल में चढ़ावा चोरी के जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पुलिस को पूछताछ की इजाजत दे दी है। दूसरी खबर है। खबर यह भी है तीसरी की जांच एजेंसी चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये 3 सबसे सीनियर आदमी जो ट्रस्ट के थे, इनकी भी फाइनेंशियल डिटेल्स की पड़ताल कर रही है। ये बड़ी बात है। ट्रस्ट के कई दूसरे सदस्यों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। और सबसे बड़ी खबर तो चंपत राय से जुड़ी हुई ये है कि पुलिस ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की थी। कल पूछताछ हुई थी, उनका बयान दर्ज हुआ था। आज पता लगा है कि 3 घंटे की पूछताछ हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा है कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है और उनको जब इसकी जानकारी मिली तो वो सक्रिय हुए। संदिग्धों को उन्होंने पकड़ा, एफआईआर भी उन्होंने कराई। चंपत राय ने माना कि राम मंदिर में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। और टिंडू यादव जो उनका ड्राइवर था और जो उसको पूरे जैसे खजाने की चाबी सी मिली हुई थी, उससे जुड़े सवाल पर चंपत राय ने कहा कि वो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और उसने बहुत गलत किया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पुलिस ने फिर उनसे पूछा कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को या जानने वालों को काम पर क्यों रखा, तो इस पर चंपत राय ने कहा कि हमने केवल जरूरतमंदों को काम दिया है और इसमें सिर्फ उनकी भूमिका नहीं है, ट्रस्ट के और लोगों की भी भूमिका थी। चंपत राय ने अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का खुद जिक्र किया और कहा कि सबकी राय के मुताबिक, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक भी नियुक्तियां की जाती थी। हालांकि पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है। तो ये अभी तक का इस पूरे मामले पर अपडेट था। जहां तक उनके इस्तीफे का सवाल है तो अब वो 6 तारीख को मीटिंग होनी है न्यास की, उसमें माना ही जा रहा है कि उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर हो जाएगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा इसके साथ पॉलिटिकल पहलू पर है, क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये योगी जी को अवसर मिल गया, वरना जो बातें वो शायद कहते तो उतनी ज्यादा तीखी ना लगती, उतना ज्यादा लोग उस पर विचार ना करते, जितना इस बहाने वो जो कह रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी बयान आपको मैं सुनाता हूं, लेकिन अब पहले राजनीति की बात। अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिलहाल तो है, बताया जा रहा है कि उनका भी नंबर है बदलने में, लेकिन पता नहीं। वो आज डेलीगेशन के साथ आज राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। उनको अयोध्या में गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो वहां पुलिस से उनकी बातचीत का एक छोटा सा भी आया है, उसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, एमएलसी सबको साथ लेकर वो जाने वाले थे। छोटी सी बातचीत है, अभी देख लीजिए। तो पुलिस ने, वो पूछ रहे हैं पुलिस से भी हमको जाने दो, कहा कि नहीं हमको आदेश है नहीं जाने देना। थोड़ी क्या करना है, आप लखनऊ चले जाइए। कहा लखनऊ जाने के लिए थोड़ी आए, हमको दर्शन कराओ। जरा छोटी सी बातचीत है, सुनिए जरा। क्या बोल रहे हैं? लखनऊ नहीं है, उधर नहीं जा सकते तो हम तो फिर फेंक दीजिए, हम नहीं जाएंगे, लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ थोड़ी आए। आप गिरफ्तार करके जेल दे दीजिए हमको, ठीक है, बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। अब राम मंदिर जाने का अधिकार तो सबका है, अजय राय का भी है, चाहे वो 20 लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब उनको रोक करके ये प्रशासन ने ठीक किया, योगी सरकार के आदेश है तो ये ठीक किया या नहीं करना चाहिए था, मामले को खामखा बढ़ाया गया। अब इसका लेकिन एक बयान और सुन लीजिए, फिर मैं बातचीत शुरू करता हूं। संजय राउत जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, वो रोज कुछ ना कुछ दे देते हैं। अब उन्होंने, पता नहीं, वैसे मैंने ये सुना था कहीं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश नहीं है कि वो उन पर बयान देते हैं, उनके समर्थन में बयान देते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि संजय राउत जी उनके बारे में बोले, क्योंकि वो अपना भी नुकसान करते हैं, उनका भी करते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने उद्धव जी से बात की है और हम उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी, हम सारे लोग मिलकर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जिस तरीके से अजय राय को रुका गया ये ठीक नहीं हुआ। बात सुनिए आप। राम मंदिर हम सब लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर
लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान। राम मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं है, भगवान राम सबके बाप है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय राउत जी। लेकिन राहुल जी को ले जाएंगे जो आज तक नहीं गए, ममता जी को ले जाएंगे जो आज तक नहीं गए, एक और अखिलेश यादव को ले जाएंगे जिनकी बात नहीं गए। और इनके लिए किससे पूछा उन्होंने? उद्धव ठाकरे से पूछा, जो जा चुके हैं। जो नहीं गए उनसे पूछ लेते आप। जी त्रिपाठी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो लोग कहानी कुर्सी के नियमित तौर पर देखते हैं उनको वही बात सुनाई दी होगी जिसको हम लोग कह रहे थे कि चंपत राय जी की नीयत पर शक नहीं है। चंपत राय जी ने जो काम किया उस पर सवाल है। यानी वो कोई चोरी कर रहे थे, वो कोई चोरी करने वालों को प्रश्रय दे रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम उनको नहीं करना चाहिए था, जो उत्साह में कर गए। कई बार संघ के प्रचारक सोचते हैं कि स्वयं हम ठीक हैं, हम संत प्रवृत्ति के हैं, हमारी नीति नीयत खराब नहीं, तो हम जो कर देंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कानून ऐसे नहीं काम करता है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोग चोरी करते पकड़े गए उनके घर से पैसा रिकवरी कराने पुलिस के साथ लेके चले गए। ये उनका दोष है। और इस दोष की मुक्ति कैसे होगी वो जाहिर है उसकी प्रक्रिया चल रही है, जो जांच हुई। तो ये तो तय है। अब दूसरा उसका पहलू, ये उन्होंने ठीक कहा और मुझे लगता है कि शायद हम लोग एकांगी भी होते चले गए। हमने भी कहा कि त्यागपत्र उनका होना चाहिए और बहुत कड़ाई से जितने लोगों का न्यास के पुनर्गठन की बात थी। लेकिन क्या चंपत जी अकेले वही पूरा ट्रस्ट चला रहे थे? भाई अनिल मिश्रा ट्रस्टी के तौर पर, गोपाल राव ट्रस्टी के तौर पर, डीएम, उसमें जितने लोग और शामिल हैं, नृपेंद्र मिश्रा, कौन नहीं था? तो अगर हम ये कहते हैं ना तो थोड़ा अतिरेक है। ठीक है। अब उसका दूसरा पहलू जो आपने बात की, राम जी हैं। राम जी ने उन लोगों को भी जिनकी, अब मैं जिसको कहें कि मति भ्रष्ट तो कहना शायद ठीक नहीं, उनको तो अपने लिहाज से मति अच्छी लगती होगी, जिनकी ऐसी मति भ्रष्ट हुई कि जो राम मंदिर नहीं जाने को तैयार थे, जो क्या कह रहे थे वो देखो ऐश्वर्या नाच रही। माफ कीजिएगा मेरी ऐश्वर्या जी को के ऊपर टिप्पणी की नहीं, ये राहुल जी ने बोला था इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा कतई कोई इरादा नहीं किसी के ऊपर, वो सब बहुत सम्मानित लोग हैं, अपने कलाकार। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे थे? वो देखो ऐश्वर्या नाच रही थी, वो अमिताभ नाच, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब वो सारे लोग लाइन लगाकर राम जी के दरबार में जाने वाले हैं। उन्होंने लाइन नहीं लगे, ये संजय राउत जी चाह रहे हैं। क्या कह रहा हूं? ये लगेगी। अच्छा, आपको अजय राय, संजय राउत को आप बात क्यों कर रहे हैं? अजय राय दिख रहे हैं ना। अजय राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है ना। तो राहुल गांधी भले में जा चुके हैं, पहले भी बहुत सारे कांग्रेसी जा चुके हैं, गए। मैं यही तो कह रहा हूं। सवाल राहुल गांधी का है, ममता बनर्जी का है, अखिलेश यादव का है। एक छोटी सी कहावत है, हम लोग कल वो कह रहे थे ना कि नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, तो ऐसे ही कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई हमको अगर कुछ है नहीं तो हम ये कहेंगे नहीं हम दर्शन करने गए नहीं गए, लेकिन जिसको नहीं है वही तो बताना है बार बार में। उस वक्त भी ये लोग गए थे, सब लोग सरयू में नहाने गए थे, बड़ी फोटो वायरल हुई थी, मतलब सबकी। तो राहुल जी के तो शारीरिक स्वास्थ्य की बड़ी चर्चा होती है, उसकी भी दूसरी तरह से हुई थी। लेकिन मूल बात क्या है? दोषी जो है उनको दंड मिले, ये पाप हुआ है, कानून के दायरे में भी सजा मिलेगी और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो होगी। आपने इसमें काफी कुछ कह दिया। वैसे तो मोहन भागवत जी का एक बयान मैंने रखा था इस पर अलग से बात करने के लिए, उस पर अभी आगे और बात कर लेंगे। मायावती जी का पहली बार इस पूरे प्रकरण पर आज एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई, गबन हेरा फेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की खबरें आ रही हैं, चिंतनीय है, लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। मायावती जी कह रही हैं इस मामले का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सोचिए आप। बाकी आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाई और जो विख्यात मंदिर हैं उनमें क्या व्यवस्था होती है चंदे की, रखने की, हिसाब किताब की, उसको देखें और उसका अनुकरण कर लें यहां पर भी। और देश में राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का अंधधर्मीकरण ना किया जाए, यही संवैधानिक होगा। ये हमारी सबको सलाह है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिसाइजेशन इस मसले का, इस मुद्दे का नहीं होना चाहिए। जी सर।
देखिए, अभी तो पहले तो अयोध्या पर जो जितना डेवलपमेंट हुआ है, बेहतर है कि कुछ बात हुई है। चंपत जी ने भी अपनी तरफ से बात कही है, उनको भी अधिकार है बात करने का कि अपनी तरफ से, बल्कि हम तो समझ ही रहे थे कि उनको पहले ये बात करनी चाहिए थी कि क्या परेशानी है, क्या दुविधा है, क्यों उन्होंने किया, नहीं किया। मैं फिर से धर्म पर नहीं जाता क्योंकि मैं धर्म पर कुछ बोलने लायक हैसियत में नहीं हूँ, मैं अपराध पर बात करता हूँ। क्या ये अपराध नहीं है कि चंपत राय जी को जब ये जानकारी मिल गई कि मंदिर में चोरी हुई है तो इसकी पहली सूचना पुलिस को देनी चाहिए? ये अपराध है कि नहीं है, इस पर बात होनी। क्या चंपत राय जी को उसकी एफआईआर करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? और जो पुलिस चली गई उसने जब बरामदगी कर ली, उसने एफआईआर क्यों नहीं की, ये सवाल है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं की, ये सवाल है। फिर एसआईटी गठित कर दी, उसके पास क्या जो उसका इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है वो उसके पास नहीं है। फिर एफआईआर हो गई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जिन लोगों को करना था, जिनको नहीं करना था उनको नहीं किया, जिनको किया उनकी पुलिस कस्टडी क्यों नहीं ली? पुलिस कस्टडी लेते तो उनकी अभी आपने बताया कि जेल में पूछताछ करेगी। पूछताछ थोड़ी, कस्टडी में क्या होता है कि वो तो सबूत के लिए वहां ले जाता है। भाई अजीब सी बात है भाई, कोई भी पूछताछ क्या होना है? कोई भी किसी भी अरेस्ट के बाद पुलिस रिमांड ही मांगती है। रिमांड मांगती है और उनको ले जाती है वहां पर कि भाई कहां से बरामद हुआ, क्या बरामद हुआ, कौन कौन लोग हैं, क्या नहीं है, तो वो नहीं हुआ। तो ये सारे मामले, बहुत सारे सवाल हैं। फिर ट्रस्ट को लेकर भी सवाल है कि ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया। लेकिन सर ये भी तो सोचे ना, दो जांच चल रही है ना एक साथ। अब एसआईटी ने बहुत कुछ पाया होगा तो पुलिस को लगाओ कि शायद भाई इसमें काफी कुछ है, मुमकिन है, मतलब ऐसे नहीं। एसआईटी क्या पाएगी? एसआईटी तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर सकती है ना, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहा है। कि जो एसपी साहब, आईपीएस साहब हैं वो जा रहे हैं क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए, या जो आईएएस है? ठीक है, ये कोई अपने घर की जांच नहीं थी, नहीं, वो ये अपराध की जांच थी। सर एसआईटी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को देख रही है कि भाई क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्या क्या है, तो उन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए और उसको लेकर जो बात हो सकती है। मायावती जी कह रही है पोलिटिसाइजेशन ना हो। नहीं, मैं तो इसको मायावती जी कह सकती, मायावती जो कह रही हैं राजनीतिकरण, मुझे समझ नहीं आता। मैं इससे हमेशा ही असहमत होता हूं कि राजनीति के लोग सवाल उठाएं, उससे राजनीतिकरण क्या होता है। यदि राजनेता सवाल नहीं उठाएं तो हम कहेंगे कि भाई उन्होंने क्यों नहीं बोला, वो सब लोग चुप बैठे। वो कह रही है इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। हाँ, ये कह रही हैं। अब वो क्यों कह रही हैं वो तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। ठीक है सर, अब मैं जो आपसे बात कह रहा था कि योगी जी को तो मौका मिल गया, तो एक बयान सुनवाता हूं सर, फिर आ रहा हूं। योगी जी ने कहा अब सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। फिर बोलो, ऑब्वियस बातें, गोली चलाई, लाठी चलाई, जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज सब कह रहे हैं हम भी जाएंगे राम मंदिर, हम भी जाएंगे राम मंदिर। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। अब इस पर किसी ने, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने लिखा कि भाई अच्छा, जिन लोगों ने राम जी की वकालत नहीं की आज कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो इमाम ये बात क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे तो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उनको आज़ादी के आंदोलन की बात करने की कोई अधिकार नहीं है। किसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? अब सर ये तो लोग कहते हैं, मैंने सुना। नहीं, नेहरू के सारे परिवार, उन्हीं के तो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, बाकी तो और किसी ने लिया नहीं था। नहीं, मैं योगी जी के तंज की बात कर रहा हूं कि सब मचल रहे हैं जाने को, तो कोई खराबी है क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं
ये तो सब योगी जी ने जो कुछ भी कहा है वो सही ही कहा है, गलत कहाँ कहा है, एक शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा है। और ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको इसमें अपना राजनीतिक हित दिख रहा है, और स्वाभाविक है कि वो मौका मिला है तो करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि भाई तिरुपति में भी गबन घोटाले निकले थे, वैष्णो देवी ट्रस्ट में भी घोटाले निकले थे, गबन निकले थे, महीनों महीनों उसकी चर्चा नहीं हुई थी। जोड़ दीजिए, एक मिनट, सबरीमला पे तो एफआईआर करने के आदेश हो गए हैं महीनों आज हो रहा है, करीब करीब 1 महीना होने जा रहा है। सबरीमाला वाला तो बहुत ही बुरा है। 7 जून के बाद से लगातार। कभी इस प्रकार की आपने चर्चा देखी है? नहीं देखी है। और उसका एक कारण मुझे दिखाई दे रहा है, राम मंदिर को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं, दूसरा विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को ये बदनाम करना चाहते हैं। इनके पीछे पूरी ताकत इस बात के लिए लगी हुई है। राम मंदिर या राम मंदिर ट्रस्ट? फिर राम मंदिर को बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी तो मान लेता हूं। राम मंदिर को भी ये बदनाम करना चाहते हैं। क्यों? आप हमसे पूछिए, मैं बता रहा हूं। क्यों? इतने फुटफॉल्स वहां हो रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई लाखों फुटफॉल्स महीना के अंदर जो है वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे लोग आ रहे हैं कभी कभी। आपने और धर्म क्षेत्र के बारे में इतना फुटफॉल्स सुना है, देखा है? नहीं देखा है ना। चूंकि सक्सेस है यहां पे, और एक बहुत बड़ा सर इलेक्शन है यहां पे। नहीं, वो भी है, वो तो है ही, लेकिन यह भी है कि विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने से उनको क्या फायदा है, आप ये देखिए। कल जाकर के विश्व हिंदू परिषद मथुरा का मुद्दा उठा करके लेकर के आता है, काशी का मुद्दा ले आए, तो जितना ये बदनाम करेंगे हिंदुओं की आस्थाओं को, उतना ही विश्व हिंदू परिषद के प्रति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति इनको कमजोर करने की ये साजिश का हित। ठीक है, तो उनको मौका मिला। आप साजिश कह रहे हैं, भाई उनके मौका है। नहीं, मौका मैं तो कह रहा हूं कि हर जगह ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं। मैं पहले दिन से यहां पर कह रहा था कि चंपत राय जी को मैं भी करीब पिछले 30 साल से जानता हूं, कभी भी उनकी निष्ठा पर शक नहीं हुई थी। प्रक्रिया पर बिल्कुल, जो विजय जी कह रहे हैं, बिल्कुल हम सहमत हैं उससे, लेकिन उनकी ईमानदारी पर शक किसी को नहीं था। लेकिन जो पहले दिन से कहा जा रहा था उनको, आप भी कह रहे हैं कि भाई इनको एफआईआर क्यों नहीं, ऑपोजिशन वालों को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा। मैंने कहा कह रहे हैं, लेकिन उसके कहने के पीछे उनकी आस्था वगैरह कुछ नहीं है, टके भर की आस्था नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। एक बयान और सुन लीजिए, चलिए इसी बात पे आप, ओवैसी जी का बयान। वो एक कहते हैं ना कि ऐसा कोई काम मत करो कि बाहर वाले को कहने का मौका मिले। बाहर वाले का मतलब ऑपोजिशन वाले का, मैं केवल ओवैसी जी के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस भी है, अखिलेश जी। एक लाइन जोड़ दूं? हाँ, तो ये मौका किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने क्या स्टेटमेंट आपने देखा है? वही स्टेटमेंट है जो ओवैसी का स्टेटमेंट है। आस्था के आधार पर राम मंदिर की नींव रखी गई थी, राम मंदिर का जजमेंट आया था। हम बार बार कहते हैं कि वहां मंदिर तोड़ करके वहां पर किया। अरे सर, वो तो बात प्रूवन है जब कपिल सिब्बल जी को, जिन्होंने ये इलेक्शन से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी कि फैसला ना दिया जाए लोकसभा इलेक्शन से पहले, उनको राज्यसभा भेजा अखिलेश यादव जी ने। वो बात तो सेटल्ड है। ओवैसी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर मुसलमान होता ना अब तक गोली मार देते। अगर कोई मुसलमान इस ट्रस्ट में होता और उसने चोरी की होती तो अब तक उसका एनकाउंटर हो गया होता। सुनिए तो अब इसलिए मैंने कहा मौका नहीं देना चाहिए था ना सर। सुनिए मुझे लेकिन बोलने का मौका दीजिएगा। एक बार समीर जी की बात, मुझे एक लाइन जरूर सुन ले, ओवैसी जी सुनवा दीजिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी। ओवैसी जी ने दो मुद्दे उठा लिए साथ में, हम लगा कि वो हम दूसरी खबर भी हम लोग भी करने वाले थे। एक बार सिमी जी की बात सुनिए सर। देखिए, अब सब बोलेंगे ना, मौका क्यों मिला हुआ है, वो सारी बात हमने आपके सामने रख दी है जी। देखिए, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले या कोई दूसरे व्यक्ति बोल सकते हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में वो इस मामले को उठा सकते हैं। मामला इतना बड़ा हो गया है कि उनको बोलने का हक मिल गया है। लेकिन अब इस देश का बहुसंख्यक हिंदू भी तो जानता है कि इस पूरे राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी है, संघ की उसके अंदर क्या भूमिका रही है। संघ ने अपने स्वयंसेवकों को खोया है इसके अंदर, विश्व हिंदू परिषद ने अपने स्वयंसेवकों को खोया है, हिंदू धर्म ने अपने कोठारी बंधुओं को उसके अंदर खोया है। उसमें तो किसी कांग्रेस ने या किसी अखिलेश यादव की पार्टी ने, इन लोगों ने तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां चलाई थी अखिलेश यादव के पिता ने। तो आप अभी राजनीति कर सकते हो क्योंकि आपको मौका हमारे ही लोगों ने उपलब्ध करा दिया है राजनीति करने का। इसके लिए हम शर्मिंदा है कि भाई जिस राम मंदिर को बना था, उस बनाने वाले विश्व अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय संघ को देने वाले, विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े पदाधिकारी माने जाने वाले चंपक राय ने वो ऐसा कर दिया वहां पर रहते कि आज उनको मौका मिला है। तो ठीक है कि चंपक राय ने जो किया उससे आज हिंदू समाज शर्मिंदा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसमें वो लोग बोलने का अधिकार रखे जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई। राम सबके है, लेकिन राम के लिए जान किसने दी ये भी तो हिंदुस्तान की जनता जानती है। इसमें जो संघ की आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन वालों के बोलने का कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जानते हैं कि इसको मुद्दा मुला उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और हिंदू वर्ग जानता है कि हिंदुत्व की बात कौन करता है। योगी आदित्यनाथ हिंदू के लिए क्या बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। योगी जी तो रत्ती मात्र डिफेंसिव नहीं है, इसमें आप सहमत हैं? जी सर, योगी जी इतना भी डिफेंसिव नहीं है इस मामले में। बिल्कुल नहीं है। योगी जी ने तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी जो कहा था, जिस आक्रामकता से योगी आदित्यनाथ इस मामले में बयान दे रहे हैं, जिस आक्रामकता से योगी आदित्यनाथ इस मामले में जांच करवा रहे हैं, लगातार बोल रहे इस मामले को लेकर, अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं। ज्यादा आक्रामकता से तो नहीं करा रहे, आप कृष्णा की भी बात कर लीजिए। अब देखिए, अवसर दे दिया है, अब बार बार कह रहे हैं कि अवसर नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो ये जो मिश्रा, शुक्ला, श्रीवास्तव, यादव, इन सब ने अवसर तो दे दिया और चंपत जी के ऊपर निगरानी वाला अवसर चला गया। तो ये सब तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसके बाद एक अवसर और बड़ा मिला है चुनाव के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को वो करने का जिसके लिए क्या अंग्रेजी में है कि वो सबसे अच्छा करते हैं। अंग्रेजी यूएसपी नहीं फ्रेज बोलिए ना, एक बोला जाता है ना कि सबसे अच्छा जो कोई करता है, वो भूल गया, एकदम से उतर गया। यानी वो सबसे अच्छा जो करते हैं ना, जैसे कोई कहे कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, जैसे कोई कहे कि वैभव सूर्यवंशी कैसे छक्के मारता है, तो ठीक वैसे ही इस वक्त सबसे अच्छा उनको अवसर मिल गया है जो योगी आदित्यनाथ का मूल स्वभाव है, जो योगी आदित्यनाथ अपने अंदर से, मतलब उसके लिए उनको कुछ करना नहीं, 4 बजे सुबह उठे पूजा पाठ किया, वो कर सकते हैं, तो वो वाला वो कर रहे हैं। अब वो एक सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं और उसको बार बार पूछा जा रहा है, सामान्य लोग पूछ रहे हैं, वो सिर्फ हमारी आपकी डिबेट का नहीं रहा। कृष्ण जन्मभूमि पर ये लोग क्या, मतलब मंशा छोड़िए, इनका स्टैंड क्या है, रुख क्या है, साफ साफ बताओ। मथुरा में भगवान जी के मंदिर के बगल वो जो ईदगाह है, और मैं अपना बता दूं, मैं गया तो पता चला कि यहीं कृष्ण जी जन्मे थे। सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाइए आप तो ऐसे बगल में वो ईदगाह पूरा दिखता है। कुछ बकरियां बंधी हुई थी, वो 4 खाने वाली लुंगी पहने 3-4 लोग खटिया पे सो रहे थे, और इतनी गंदगी कर रखी थी, पता नहीं वहां कोई जाता आता भी है या नहीं है, क्योंकि पीछे उस गेट से जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि के बगल से रास्ता है, जिस पर उनकी आस्था ही नहीं है वो आपने कर रखा है। अरे योगी जी को सब पूछने का मौका मिल गया, सुंदर है उनके लिए, बड़ा एकदम अद्भुत मिल गया है, जिसको कहते हैं खटाखट बॉलिंग चल रही, मन की पिच है, मन के सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है। मन का तो बहुत हो रहा है, योगी जी के मन का बहुत हो रहा है। आप ऐसे हंस के मत बोला कीजिए, मुख्यमंत्री हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, और वो राम मंदिर के निर्माण के कार्य में बहुत हमेशा ही लगे रहे हैं। नहीं वो तो वही की बात तो फैक्ट है, उनका तो मठ जो है, हाँ, वो गोरखनाथ मठ शुरुआत से उसमें नहीं मठ तो शुरुआत महंत से दिग्विजय नाथ जी के जमाने से और महंत अवैधनाथ जी के लोगों से वो सब लगे रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी
इस काम में लगे रहे। लेकिन मुझे उसमें भी हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जी भी हमेशा जाते रहे हैं वहाँ पर, इतना गए हैं वहाँ पर कि मतलब चंपत राय जी वहाँ रहते हैं, बाकी मुख्यमंत्री जी मन से तो वहीं रहते हैं। उन्होंने भी बहुत दौरे किए, तो उनको भी थोड़ा सा इस पर देखना चाहिए था। सवाल पूछा हाँ, कि आप बार-बार जाते हैं, आपको बार-बार नहीं पता जाते हैं, था? उनको भी जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का रुख बहुत स्पष्ट है और मैं समझता हूँ ऐसे रुख की उम्मीद उनसे की जानी ये चाहिए। नुकसान जो भी हो सकता है डैमेज कंट्रोल कर लेंगे योगी जी? अब ये तो बात आपको की बात उनकी है। बातों से क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि वो इसकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है वो सर, बेहतर कर रहे हैं जो जी। पार्टी के और लोग नहीं कर रहे। आप ओबीसी जी पे भी कुछ बोलना चाह रहे नहीं, मैं ओवैसी जी पर बोलना हूँ, उससे पहले एक और चीज पर बोल देना चाहता हूँ। जो लोग एफआईआर चिल्ला रहे हैं, वो जरा एक बार वो भी झांक लेते। बोफर्स 1987 में रेडियो स्टेशन पर आया था, कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं दर्ज की थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ था। मैं पीछे हो गया सर। नहीं, पीछे नहीं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा। जो लोग रोज एफआईआर चिल्ला रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस पर कंप्लेन हुआ था कोर्ट में, एफआईआर दर्ज 5 साल तक नहीं हुआ था उस पर। ये वो लोग किस मुंह से जाकर के बार बार बोल रहे हैं और उनके समर्थक किस मुंह से बोलते हैं ये बात? सर यहाँ तो वो स्वीकार कर रहे हैं ना, चोरी हमने ही पकड़ी। यहाँ तो हम लोगों ने एफआईआर तक हो गए, इसके बावजूद साथ होने वाला संघ इसके अंतर है, बावजूद अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। चंपत राय जी क्लेम कर रहे हैं चोरी मैंने पकड़ी थी। मैंने कहा तो फिर जब पकड़ी थी तो एफआईआर कराते। उस समय तो बोफर्स पर रेडियो स्वीडिश रेडियो ने स्टेशन दिया था कमेंट आपका कि भाई ये कंपैरिजन घोटाला बनता हुआ है, है, घपला हुआ है। ईमानदार ये कंपैरिजन बनता है जो सर कर रहे हैं? देखिए, राम भगवान को इतना हल्का मत कीजिए कि उनको आप बफर से तुलना कर दो, उनको राहुल गांधी के हेराल्ड से तुलना कर दो। राम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। राम को तुलना नहीं की जा रही, प्लीज उनका राहुल गांधी या सोनिया गांधी का समकक्ष तुलना नहीं, उसमें नहीं हुई तो राम का हुआ। गलत चीज। राम मंदिर की राम मंदिर की तुलना नहीं, राम मंदिर की तुलना नहीं हो राम सकती। मंदिर की राजनीतिक तुलना मामला नहीं हो लगे, रही। बफर्स अलगे, हेराल्ड अलगे, प्रक्रिया तमाम की बात हो भ्रष्टाचार रही है। विचारक, स्वयंसेवक, लेखक, विश्लेषक सभी संघ के सभी करता धरता यही है। संघ प्रमुख जी का एक बयान सुनाना था सर, इसीलिए मैंने बात कही। उन्होंने कल 2-3 अहम बातें की हैं। एक बात को सीधे सीधे स्वयं सेवकों को नसीहत के तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अहंकार बड़े बड़ों को ले डूबता है, अहंकारी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है, संगठन की भी बदनामी करवाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ये चंपत राय जी के लिए कह रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं। नाम नहीं लिया लेकिन राम मंदिर की बात की और इसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने स्वयं सेवकों को चेतावनी कहिए, निर्देश कहिए, जो भी कहिए, उससे तो यही लगा कि वो बात चंपत जी की कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? एक आदमी ये ना समझे कि हम सब कर लेंगे, मिलजुल के काम करो, जिम्मेदारी बांटो। जब एक व्यक्ति सब कुछ करने लगता है तो अहंकार निर्माण हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं, अहंकार सब में आ सकता है। ये नसीहत दी उन्होंने। किसके लिए? आप सुनिए। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है ये बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनमवादी होना चाहिए। सबके मन से जो तय होता है वो करना, एक लाइन की बात, एक आदमी की ही चले, ये ठीक नहीं है। अहंकार आ जाता है। अब बताइए, मैं गलत सोच रहा हूं क्या? किन के लिए कह रहे हैं? देखिए, ये तो किसी व्यक्ति के सापेक्ष में तो उन्होंने कहा नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जब आप सत्ता का केंद्रीकरण कर लेते हैं, बात सारे स्वयंसेवकों को लागू होता है। जितने भी स्वयंसेवक हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का सर्वसर्वा क्यों नहीं हो, जब आप उस पद पर होते हैं तो आप में ये संभावनाएं बन जाती हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, स्वयंसेवक के नाते मैं तो यही कहता हूं कि हमने शपथ किसी व्यक्ति की नहीं ली है, हमने शपथ किसी संगठन की भी नहीं ली है, हमने शपथ सिर्फ भगवा ध्वज की ली है। भगवा ध्वज ही हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है। हम वही, जैसे स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप रास्ते कई बार देखते होंगे कि बाइक वाला ऐसे और ऐसे 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 करता है, तो मेन रोड से कितना आप डेविएट करते हैं। तो स्वयंसेवक के चरित्र के बारे में तो शाखा में तो यही कहा जाता है ना कि संस्कार भूमि है, सहजता के सबके साथ मिलें,
सबको, सारे जितने स्वयंसेवक हों, बड़े हों, छोटे हों, सभी स्वयंसेवक हमारे लिए एक ही हैं, कोई वर्ण हम उसमें नहीं देखते हैं। तो ये तो एक आदर्श की स्थिति है। और चूंकि मोहन भागवत जी सबसे बड़े पद पर हैं वहां पर बैठे हुए, तो स्वाभाविक है कि स्वयंसेवकों को जब नसीहत देंगे तो यही बात उन्हें कहेंगे। और इसी में तो चरित्र निर्माण की बात आ जाती है, इसी में तो संगठन की सारे सूत्र आ जाते हैं कि भाई आप एको अहम द्वितीयो नास्ति के सोच करके आप चलेंगे तो आप संगठन की प्रतिष्ठा को भी खतरे में डालेंगे, कार्य की भी जो हमारी प्रक्रिया है संगठन के राष्ट्रीय उसको भी खतरे में डालेंगे। वो संगठन के लिहाज से तो कह ही रहे हैं, मतलब भले वो तो एक मूल मनुष्य उसकी बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं कि भाई अहंकार आ जाएगा अगर तुम ये सोचोगे कि सब मैं ही करूंगा, मेरे तरीके से ही सब होना। जिम्मेदारी बांट के चलो। चंपत राय जी में क्या आरोप है? जिम्मेदारी नहीं बांटी थी, सब खुद करते रहे, फीफडम बना लिया था, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कोई नियम कायदे कानून जो थे, कोई एक स्ट्रक्चर देना चाहिए था। इतनी बड़ी व्यवस्था आप चला रहे हैं, आरोप उन पर तो यही है ना, इसलिए लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के लिए कह रहे होंगे। आपको क्या लगा सर? नहीं, कोई भी बातचीत करते हैं, जब सरसंघ चालक भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बड़े लोग होते हैं बात करते हैं तो वो समय काल के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन जनरल ये बात तो हमेशा होती रहती होगी, लेकिन और मान लो वो वैसे भी कह रहा हूँ सामान्य, तो भी जो सामान्य व्यक्ति है वो उसको किसी संदर्भ के साथ जोड़कर देखता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको आप सापेक्ष नहीं करते, संदर्भों के साथ नहीं देखते, तो फिर तो बहुत सारे लोगों के बारे में कह रहे हैं वो। ऐसा है क्या? ये भी सवाल हो जाता है। इसलिए, लेकिन मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा नहीं हो रहा है। सरसंघचालक जो बात कर रहे हैं वो अब तो उचित बात कर रहे हैं, हो सकता ठीक है बात कि कर वो रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बात कर रहे हो। जो बात वो कह रहे हैं वो चंपत जी के लिए आपने भी बोला। नहीं, जो ये भी तो हो सकता है ना सौरभ जी कि वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उनके बारे में भी बात कर रहे हो। सर आप लोगों के बारे में आप प्रबुद्ध जन, आपको, मैं तो एंकर हूं, आप लोगों को बताना है। नहीं, आप दांतों के डॉक्टर की तरफ काम करते हैं। आप बोलिए ना, दांत किसकी टूटे? दांत हमारी टूट रही है, आपको पीड़ा नहीं महसूस हो रही है, आप मजे ले रहे हैं। बोलिए। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो बात सरसंघचालक जी ने कही है उसको चंपत जी के रेफरेंस में कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि चंपत जी पर ही उन्होंने बोला। बड़ा आदमी कभी नाम लेके बोलता ही नहीं। बड़ा आदमी नाम लेकर नहीं बोलता। और जो सारी बातें हुई है, जो नपेंद्र जी कहते हैं कि नीयत पर नहीं निगरानी की बात है, अभी आपने कहा कि भाई सारा संगठन ट्रस्ट वही देख रहे हैं, तो उसी बात की तो वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अब अगला बयान आपको मोहन भागवत जी का एक और बयान सुनाता हूं। अब जैसे जिन लोगों को लग रहा है इसको भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने जब भाई अब तो चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, अब तो ये लोग मन से उतर गए, अब तो जैसे वो कह रहे थे भाई मौका मिल गया, अब तो उंगली अब उठाई जाएगी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो कौन यकीन करेगा, वो लोग कहेंगे ये तो चोरी करने के लिए आंदोलन करते हैं, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो उन्होंने क्या एक और उदाहरण दिया, जैसे उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी बातें लगती हैं कि ये कभी नहीं हो सकती, कि 370 नहीं हट सकता, राम मंदिर नहीं बन सकता, ये तो बातें पहले हो चुकी। एक नई बात जोड़ी उन्होंने कहा इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में उन 2 वर्षों में देश के लोगों को यह लगने लगा था कि अब डिक्टेटरशिप आ गई, अब कभी चुनाव नहीं होगा, अब कभी डेमोक्रेसी नहीं लौटेगी। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता, और उस दौरान जो जो हुआ था लोगों को लगना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त भी जो लोग बिल्कुल मान चुके थे कि लोकतंत्र खत्म, वो भी गलत साबित हुए, तो आज भी लोग गलत साबित हो सकते हैं। मंदिर की बात आप कर रहे हैं, करो, जागृति होती है, कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है, मंदिर बनने वाला नहीं है। बोल रहे हैं मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये पक्का है। लेकिन वो हो गया ना, इमरजेंसी लगी तो कई लोग ऐसा सोचते थे कि वह हो गया, इसके बाद भारत में कोई चुनाव होने वाले नहीं, प्रजातंत्र गया, अब एक डिक्टेटरशिप में ही चल रहा। जेल में गए कुछ लोग बोल रहे थे अब अंदर आ गए जिंदा, अब मरे हुए मुर्दे ही वापस जाएंगे, लेकिन हो गया ना। 370 जैसी बात हटेगी ऐसा किसी के सपने में भी नहीं था, लेकिन हो गया। अब ये कैसे होता है उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पक्का एक है कि ये होना चाहिए ऐसा निश्चय करके उसके लिए पूरी ताकत झोंक कर काम करने वाले लोग थे।
इसलिए ये हुआ। बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होता, उपकरण आपके पास कौन से इस पर निर्भर नहीं रहता, आपका स्वत्व कैसा उस पर निर्भर रहता। कह रहे तुम अपनी राह पे चलते रहो, लोगों का भरोसा बना रहेगा, ऐसा है क्या त्रिपाठी जी? देखिए, संघ तो ऐसे ही चलता है और मोहन जी चंपत जी पर बोलेंगे या किसी विषय पर बोलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये सच है कि जब सरसंघ चालक के नाते वो बोलते हैं तो स्वयं सेवक के मन में किसी तरह का संदेह है क्या, हिंदू समाज के मन में किसी तरह का संदेह है, ये उनके हर वक्त ध्यान में रहता है। जिस भी मतलब हर सुबह उठने के साथ पहली चीज वो सोचते हैं कि आज मेरे बोले से हिंदू समाज के मन में कोई संदेह है वो दूर होगा, या कोई नई बात बतानी है विमर्श की तो वो करते हैं। वो विजयादशमी का एक बार प्रतीक्षा लोग करते हैं, लेकिन प्रतिदिन का उनका उद्बोधन ऐसी होता है। अब इसमें अगर देखें तो सच ये है कि इस वक्त संघ को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी संगठन मंत्री, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी वो अहंकारी न हो जाए जो संगठन पर भारी पड़ जाए। तो अगर इसको चंपत जी अपने ऊपर समझें तो उनको लेना चाहिए, या किसी को भी जिसको लेना चाहिए। उन्होंने बोला चंपत जी के लिए, ऐसा नहीं। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संघ अपने स्वयंसेवकों को बार बार ऐसे टास्क देता है जो मतलब कोई कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि भाई हिंदू संगठन करना मेढक तौलने जैसा है, हिंदू संगठन तो हो ही नहीं सकता, किस कालखंड में रहे, इतनी जाति वर्ग क्षेत्र प्रांत भाषा रंग विचार सब में बंधे, वो कहां से करें, इतना बटे लोग हैं। लेकिन वो करके दिखा दिया। तो 100 साल पर सरसंघ चालक ये बोलेंगे, और वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सरसंघ चालक के तौर पर ये कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि संघ जितना लचीला और जितना झुक कर दूसरे को पकड़ लेता है, ये खुद वो कर सकते हैं अहंकार छोड़कर। इसीलिए ये बात वो कहते हैं, कई लोगों के मन में आ जाती है तो उसको स्पष्ट करना होता है। समीर जी, देखिए, मोहन भागवत जी बहुत सहज सरल और बहुत ही निर्मल मन के व्यक्ति हैं। इतने सहजता से उपलब्ध होने वाले संघ प्रमुख पहले कभी इतने नहीं रहे जितने मोहन जी को देखा जाता है। सभी विषयों पर वो बहुत अपनी निर्भीकता से और बहुत अच्छे से बातों को समस्याओं को बताते हैं। लेकिन अब चंपत राय जी ने जो किया है उससे संघ के लिए कितना बड़ा संकट उन्होंने मतलब किया, जो मोहन जी को बोलना पड़ा चंपत राय को लेकर। लेकिन एक ये भी है कि अगर चंपत राय इतने दिनों तक वहाँ अहंकार के रूप में राम मंदिर को चलाते रहे, संघ को ये भनक नहीं लगी, और संघ को ये भनक नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, संघ का इतना बड़ा नेटवर्क है, संघ के पास एक खबर तो आ रही होगी। और अब मुझे लगता है कि चंपत राय के माध्यम से संघ के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है कि अपने जितने भी अनुशासित संगठन है उनके अंदर ये ध्यान रखें कि कहीं वहां पर कोई अहंकारी व्यक्ति तो नहीं बैठा है। तमाम अनुशासित संगठन के अंदर तो ये नहीं है, सिर्फ चंपत राय के आकर एक जगह बैठे हैं या कहीं और चंपत राय कहीं और जगह जाकर बैठे हुए। संघ के लिए 100 साल में सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। संघ इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मोहन भागवत जी को और संघ को, कि संघ आज जहां पहुंच गया है, इतना स्वयंसेवक संघ संगठन है ही नहीं। इस स्थिति में आज संघ के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है कि कोई दूसरा चंपत राय संघ में न निकले भविष्य में भी, और आगे बढ़ते हैं, संघ को देखना पड़ेगा। कुछ बोल एक लाइन सिर्फ बोल दें, संघ में तो व्यवस्था है ही नहीं कि किसी के ऊपर आप कोई कंट्रोल करिए, किसी को कहिए ये करो तुम ना करो। कोशिश की जाती है कि स्वयंसेवक के तौर पर आप बेहतर व्यवहार करें, अहंकारी न हो। सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, किसी एक संस्थान में किसी पद पर बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, और न्यास सीधे तौर पर सरसंघ चालक जी को रिपोर्ट नहीं करता। मैं आपको अब कुछ मैं नहीं करता रिपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। कुछ यूपी चंपत राय को बुला सकते थे ना वापस, आप छोड़िए। वो कह रहे हैं खबरें तो पता चलती होंगी ना, जो व्यक्ति निकला पता चलता, आपका इतना बड़ा खोटा सिक्का निकला, जब पता चला तो उसके बाद कार्रवाई हुई। अच्छा चलिए छोड़िए, बहुत बात कर ली हमने इस पे, काफी बात कर ली। यूपी पॉलिटिक्स की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं। योगी जी का कल का एक बयान सुना और आज एक खबर पड़ी, तो दोनों जोड़ के आपको एक खबर दे रहा हूं। ये भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई खबर भी है और यूपी के पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस का केंद्र लगा हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल बनती है। अब वह उत्पादन मेगा स्केल पर शुरू हो गया है। इससे हुआ यह है कि भारत की, पूरे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण क्षमता 20% बढ़ गई है लखनऊ की कैपेसिटी बढ़ने के बाद। लखनऊ में जो नया केंद्र बना उससे ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का उत्पादन पूरा हो चुका है और दूसरी खेप का निर्माण कार्य वहां पर अब शुरू कर दिया गया है। नए उत्पादन केंद्र के शुरू होने से ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण की गति और क्षमता दोनों में बहुत वृद्धि हुई है। इस वक्त भारत में 4 ब्रह्मोस उत्पादन यूनिट एक्टिव हैं, जिसमें लखनऊ का ये सबसे नया और मेगा सेंटर बड़ा उत्पादन केंद्र है। अब योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं, अब वो समाजवादी पार्टी को लपेटते हैं तो ब्रह्मोस को भी ले आते हैं। कैसे आप सुनिए। गलती कांग्रेस की थी जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन स्वीकार किया था।
भारत का विभाजन नहीं होता, इन गरीबों को, इन बंगाली परिवारों को विस्थापित नहीं होना पड़ा होता, नहीं होना पड़ा होता, और आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान भी चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नियत। अब पूछेंगे लोग इस सब का क्या यूपी के इलेक्शन से क्या लेना देना, पूछा जाएगा ना सर। आपको पाकिस्तान कनेक्शन नहीं उन्होंने कनेक्ट किया, और पाकिस्तान कनेक्शन जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो मुसलमान कनेक्ट हो जाता है। मुसलमान की बात जैसे ही आती है समाजवादी पार्टी आ जाती है। मुसलमानों का ठेकेदार कौन है आज के दिन में, या कौन ठेका लेना चाहता है? राहुल गांधी ठेका लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ठेका लेना चाहती है? और ये दोनों कौन लोग पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान कौन किन के नेता गए थे, कहते कि नरेंद्र मोदी को हटा दो वहां से? कांग्रेस पार्टी के नेता जाए। अभी तो पूछे तो वैसे राम माधव बात करने गए थे नहीं, वो तो कंफर्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान नहीं गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, आरोप लगा रहे थे। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आ चुका है स्टेटमेंट कि हम किसी भी इस प्रकार के ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम देखते नहीं है, हम देखते ही नहीं है। होता है ये हम भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। और जब तक वो ऑफिशियल स्टैंड है हमको उसी को स्वीकार करना चाहिए कि भाई ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। राम माधव का खुद स्टेटमेंट आगे आ चुका है इस बारे में कि वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के कभी साथ नहीं रहे हैं। और ये एक वार्षिक बैठक, एक वार्षिक एक कॉन्फ्रेंस होता था जिसमें हम गए थे। योगी जी ने जोड़ा खूब ब्रह्मोस को मिसाइल से, कनेक्ट बता दिया ना, कांग्रेस से, पाकिस्तान, मुसलमान और समाजवादी पार्टी तीनों एक साथ। इसमें एक्चुअली है क्या कि वो जहां बोल रहे थे जिस कार्यक्रम में, वो पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश से विस्थापित जो आए हुए थे लोग थे, उनको अभी तक जमीन का अधिकार नहीं मिला हुआ था, तो वो जमीन के पट्टे जो थे उनको वो दे रहे थे। वहां उन्होंने ये सारी बातें की। बाकी ये मिसाइल बनने लगी है और बड़ी मात्रा में बनने लगी है। भारत की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने क्या कहर मचाया था, ये तो शहबाज शरीफ ने बताया कि मैं तो स्विमिंग पूल में तैर रहा था, तभी मेरे पास एक आदमी फोन लेके आया, बोला ब्रह्मोस भारत ने जो है वो चला दी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस पर सब लोगों ने तारीफ की है कि ब्रह्मोस को लेकर एक तो हमारे जो डिफेंस में ही प्रोडक्शन बढ़ा है वो बड़ी बात है। ब्रह्मोस हमारा, उसका मतलब वो जो विज्ञापन आता है जिसमें कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, तो ब्रह्मोस तो उस पर साबित हो गया कि ब्रह्मोस ने उस पैमाने पर भी अपने आप को साबित किया और उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली मेन बात यही है, इसका स्केल बढ़ना, इसका स्केल बढ़ना, तो वो बड़ा काम हुआ है और उससे देश की सुरक्षा के लिए भी और वो सब बड़ा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी हैं, राजनेता हैं, तो वो हर बात को कहीं ना कहीं से जोड़ ही सकते ना, किससे जैसे अभी चर्चा हुई तो वो किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको केवल इतना सा देखता हूँ कि ब्रह्मोस को लेकर एक प्रोडक्शन लेवल पर हमने बड़ी महारत हासिल की, बड़ा। मैं उनका भाषण पूरा सुन रहा था, मुझे पूरा एक तो वैसे वो याद नहीं है। और इसको हर बार किसी भी चीज से जोड़ लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो उन्होंने इसको कनेक्टिविटी से भी जोड़ा। त्रिपाठी जी बेटर बता पाएंगे, उत्तर प्रदेश को ज्यादा समझते हैं ये। वो बता, अब तो वो उन्होंने बताया कि भाई ये डिफेंस कॉरिडोर बन जाने से कहाँ का आदमी, मतलब मेरठ से शुरू कर रहे थे, गाजियाबाद का आदमी, वो सिलीगुड़ी तक जो है हम उसको जाने की व्यवस्था जो है दे देंगे। नहीं, देखिए एक चीज तो सचमुच वो अकल्पनीय हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के साथ साथ, जिसको हम उसको जोड़कर कहते हैं कि वो सड़क वाला डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आना हो। और ये मतलब मोदी सरकार ने बजट में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए थे, एक तमिलनाडु में दिया जहां उनकी सरकार नहीं थी, एक उत्तर प्रदेश में दिया जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल बगल जाएगा। तो ये दोनों अपने आप में कमाल है। उसका दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश में
डिफेंस के इतनी चीजें बन रही हैं, पूरा का पूरा, मतलब एक तरह से कहें कि छोटी वाली बंदूक से लेकर रिवॉल्वर, नई वाली जो पिस्टल आती है उससे लेकर, जो कानपुर में पहले से रिवॉल्वर बनती थी, पिस्टल दूसरी जगह बनती थी, कोलकाता मुझे जहां तक ध्यान में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, अब वो सब कुछ बन रही है। जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे करीब करीब लगभग उत्पादन उनके बंद हो चुके थे, नहीं, या उत्पादन से कम चल रहे थे, सभी को एक्टिवेट कर दिया। एक्चुअली कानपुर, जबलपुर और कोलकाता 3 है जहां पे पिस्तौल और रिवॉल्वर बनती थी। अब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को रिवाइव किया, नंबर 1। दूसरा, हम गोली से लेकर और AK-47 तक बनाने लगे, उसको AK-203 के तौर पर। नंबर 2, ब्रह्मोस को हम बना रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात कि उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जब अंग्रेजों के समय में देश में कोलकाता और कानपुर 2 बड़े इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे, आज कानपुर का कुछ अता पता नहीं, कोलकाता का कुछ अता पता नहीं, पुराना वाला छोड़ दीजिए। कानपुर फिर से नए सिरे से डिफेंस के उत्पादन में बहुत बड़ी चीज बन रहा है, रायबरेली में प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब काम हो रहा है। तो योगी जी जो कह रहे हैं और जो दूसरा कह रहे हैं वो जरूरी है सुनना। आप देखिए, कट्टा बम वाला ना सौरभ जी, बड़ा जरूरी है जानना। सचमुच पहले कट्टा बम उत्तर प्रदेश में सामान्य हो गया, कहे क्या है, कहे बम मार देंगे, कहे क्या है, कहे कट्टा लिए पकड़ा गया। तो ये सब सामान्य घटनाक्रम था। इसको अगर आप यूं जोड़ें, रोज होने वाले अपराध से आज हम दुश्मन को मारने के लिए उत्तर प्रदेश को जान रहे हैं। इसको ऐसे समझे एक लाइन में तो ज्यादा बेहतर। अब उन्होंने जैसे वो ब्रह्मोस को समाजवादी पार्टी के कट्टा बम से जोड़ दिया। अब ओम प्रकाश राजभर जी क्या प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग ऐसा कहते हैं कि ये बात बड़ी जल्दी घर कर जाती है। जैसे क्या चल गया था, आरक्षण खत्म कर देंगे इसलिए 400 मांग रहे हैं, चल गया, नुकसान हो गया बीजेपी को। अब वो क्या प्रयास कर रहे हैं, अब वो कहते हैं, उनकी भाषा तो है कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, तो कई बार बोलने में हम लोगों को भी संकोच होता है, लेकिन अब चूंकि वो तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, तो फिर अब बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। अब उन्होंने जैसे लिखा, सुनिए राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी, जान रहा हूं आपके समर्थकों का एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है, दूसरा चाकू और तलवार में धार। हमें मालूम है कि पिछले 10 साल से आप हम लोगों के खिलाफ अपने मन हमारे खिलाफ भर के बैठे हुए हैं। फिर देखिए वो क्या कहते हैं, आपके लोग पूरे देश में पीट देगा हीर, पीट देगा अल्पसंख्यक सपाई। ये अब एक वाक्य में छोड़ दे रहा हूं। फिर वो कहते हैं, हम सबको मालूम है कि आप लोगों का सबसे सॉफ्ट टारगेट पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर, बंजारा ऐसी बहुजन जातियां होंगी। मतलब क्या कि आपका जो मूल वोट बैंक है मुसलमान और यादव, उससे बाकी समाज जो है वो आशंकित है, उनसे भय महसूस होता है ऐसा कि आप लाठी में तेल पिला रहे हो। तो वो भी बड़ी एक बारीक चाल चल रहा है समीर जी। निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं, जब पत्रकार मिल जाते हैं तो वहाँ बयान देते हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य किया, योगी आदित्यनाथ, तो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं तो राजभर एक कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि उनकी वो भी अपने कम्युनिटी को संदेश देना चाहते हैं इस सब बातों के माध्यम से। और अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, संजय निषाद बीच में बयान देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते और न इस मामले का बड़ा नैरेटिव बना सकते, क्योंकि आखिरकार राम मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर लड़ा हुआ मुद्दा है, संघ के स्वयंसेवकों की अपनी जीवन कुर्बान करके लड़ा हुआ मुद्दा है। समाजवादी पार्टी का राम मंदिर के आंदोलन में इंच मात्र का योगदान ऐसा लग रहा है जैसे तो इसको वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। बीजेपी ने, योगी जी ने जो है ये जाति वाली बात आउटसोर्स कर दी है। हाँ, मुझे लगता है कि राजभर जी को उनके पीछे छोड़ दिया है, और बात भी सही है। यदि आप देखेंगे कि दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, यादव कम्युनिटी नहीं किया है। यादव कम्युनिटी को यदि हम ऐसे पॉलिटिकल लिटरेचर में बात करें तो डोमिनेंट कास्ट के रूप में कहा जाता है। डोमिनेंट कास्ट को यदि हिंदी रूपांतरण ये करें तो दबंग जाति है। तो दबंग जाति तो यादव उत्तर प्रदेश में भी है, और दबंग जाति उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी है। और जितना दलितों पर उत्पीड़न है, यदि आप आंकड़े देखेंगे तो दलितों को उत्पीड़न जो है वो ब्राह्मणों ने आज नहीं किया है, ठाकुरों ने उतना नहीं किया है जितना यादवों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है। वैसे मामले ज्यादा आते हैं, ज्यादा मामले आते हैं। इसलिए वो जो राजभर कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो एक ढंग से वो पॉलिटिकल मैसेजिंग है और बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेजिंग है। साथ में ये भी बताना है कि देखिए, आप यादव और मुसलमान दो ही लोग हैं। और पिछली बार ध्यान है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2021 के चुनाव के समय 2 सप्ताह पहले कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें मुस्लिम युवक आकर के सड़कों पर हंगामा करते हुए ये कह रहे थे,
पुलिस थानेदार को बताते थे कि भैया को लौट करके आने दो, तब चले बताते सर, हैं ठीक। और उसका वो- रिजल्ट वही- जो है वही वो मैसेज इलेक्शन होगा। में एक लाइन होता बोल था। रहा हूँ सर, ओम प्रकाश राजभर की तुलना में योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उसका जनता की बहुत असर होता है। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश के साथ थे और यही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो कह रहे बात थे योगी जी कि नहीं कह पिछड़ों सकते, के जाति वाली बात वो मसीहा नहीं कह सकते, तो वो ओम जो है प्रकाश वही राजभर कह की कोई राजनीतिक विशेषता नहीं ठीक है। है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बता देते हैं और शुरुआत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भारत के एंगल से आपको बताते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिनकी अभी हत्या की अमेरिका ने इसी युद्ध में, उनकी अंतिम विदाई होनी है। उनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। ईरान की अमेरिका और इजरायल से जंग हुई थी 28 फरवरी को शुरू, और उसी दिन, पहले ही दिन, उस एयर स्ट्राइक में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। अब 4 महीने हो चुके हैं। अब उनके जो पार्थिव अवशेष हैं, मॉर्टल रिमेन्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। युद्ध इतना भीषण चल रहा था, इसलिए जिस पैमाने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना था वो हो नहीं पाया, तो इसलिए उसको टाल दिया गया। अब सीजफायर चल रहा है, तो लिहाजा ईरान सरकार ने अब खामेनेई साहब को अंतिम विदाई देने का फैसला किया है। इसके लिए 4 से लेकर के 9 जून तक, 5 दिन तक, 9 जुलाई तक, माफ कीजिएगा, राजकीय सम्मान के साथ पूरा एक प्रोसेशन वगैरह होगा, उनके दर्शन करने का व्यवस्था वगैरह भी शायद की जाएगी और फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके लिए दुनिया भर से भी वहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, अलग अलग देश। तेहरान में, मशहद में, कौम में, इनमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद की इमाम रजा दरगाह में आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अब एक कंट्रोवर्सी हो गई है, वो भारत से जुड़ी हुई है। अब कंट्रोवर्सी है या क्रिएट की जा रही है? दरअसल क्या कि ईरान के राष्ट्रपति ने अंतिम विदाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री लेकिन नहीं जा रहे हैं। भारत की तरफ से 2 लोगों को भेजा जाएगा। बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, और रक्षा राज्य मंत्री हैं पवित्र मार्गरेटा। इन दोनों को भेजा जा रहा है। तो अब सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं, भाई किसी बड़े व्यक्ति को भेजना चाहिए। बड़े व्यक्ति से मतलब किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भेजना चाहिए था। ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें अभी इस वॉर में हमारा जो रुख रहा है प्रो अमेरिका या इजराइल टिल्ट मान लीजिए उसको आप, तो उसकी वजह से ईरान के साथ रिश्तों में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो जाती अगर यहाँ बड़ा डेलीगेशन, अगर कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति चला जाता। अब जैसे किसी ने लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में, सीनियर जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री या उनके समकक्ष को जाना चाहिए था। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी जा सकते थे या प्रधानमंत्री जाते, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहले कभी क्या ऐसे मौकों पर क्या हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। आगे जरा दिखाइएगा 1 मिनट। 2 मौके ऐसे आए हैं। 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति शायद रईसी साहब थे, उनके हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। तब भारत की तरफ से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेहरान गए थे। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उपराष्ट्रपति लेवल के व्यक्ति गए हैं, बिल्कुल गए हैं। उन्होंने इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दी थी, भारत की नुमाइंदगी की थी। यही सवाल पूछा जा रहा है। एक मौका और आया था लेकिन, और वो मौका था जब ओरिजिनल आयतुल्लाह, पहले आयतुल्लाह खोमैनी साहब, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्होंने ये इस्लामी राष्ट्र बनाया, क्रांति का, ईरान की क्रांति की, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मेरी जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से कोई गया ही नहीं था। तो दोनों किस्म के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब मुझे बताया साहब कि क्या भारत ने कोई हल्के स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व रखा है इसमें? ये 2 बातों का फर्क है। एक तो जो आपने राष्ट्रपति के निधन पर जगदीप धनखड़ साहब को भेजने की बात की, वो राष्ट्रपति थे वहाँ पर, मतलब ऑफिशियल एक पोस्ट है, और यहाँ से उपराष्ट्रपति उस हिसाब से भेजा गया। खामनेई साहब वहाँ के रिलीजियस हेड हैं, तो उनके लिए भारत सरकार को देखना है कि कैसे भेजना है, नहीं भेजना, और वो उन लोगों को भेज रहे हैं। बेहतर होता है कि विदेश मंत्री इस तरह के लोग, क्योंकि वो, मैं उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं कह रहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो सरकार जो भेज रही है ठीक है। और आप जब ये लिखते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित, वो तो प्रधानमंत्री को ही आमंत्रित होगा, सरकार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ईरान के साथ हमारे रिश्तों में, जो खटास मिठास ऊपर नीचे जो चल रहा है, उसमें यदि किसी बड़े व्यक्ति को भेजा जाता, हालांकि मतलब प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा लगी हुई है, वो दोनों की, विदेश मंत्री की भी और उनकी भी, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री की भी लगी हुई है और वो भी। लेकिन वो तो आपकी प्रायोरिटी है कि आप कैसे किन चीजों को डिसाइड करते हैं। वो उपराष्ट्रपति, आपकी राय क्या है? उपराष्ट्रपति तक चले, मैं समझता हूँ कि आज जो माहौल है उसमें भेजा जाता तो बेहतर होता, लेकिन इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से कि ये कहना कि कोई अपमान हो गया, आप तो मुझे बताइए आज के माहौल में क्या बेहतर रहता? किसी बड़े व्यक्ति को भेजा जाता तो बेहतर होता। ठीक है सर।
क्योंकि अभी पाकिस्तान से तो मुझे लगता है राष्ट्रपति या वो तो पूरी कैबिनेट उठ के चली जाएगी। देखिए, मुझे जो जानकारी है ये आप चेक कर लीजिएगा कि आयतुल्ला खुमैनी जब उनका जब डेथ हुआ था, शायद 89 में हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। मैं तो कह रहा हूँ नहीं दिया था, कोई उस समय नहीं गए थे, पीवी नरसिंह राव गए थे। अच्छा, आप चेक करवाइए अपने रिसर्च टीम से। पीवी नरसिंह राव भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे। रिसर्च टीम लग गई और बहुत बड़ी मैंने आयतुल्ला खुमैनी और इसमें दोनों तो जमीन आसमान का, क्रांति के जनक तो वही थे ना, बिल्कुल, समझे कि नहीं। लेकिन ये जंग की परिस्थितियां भी तो है सर। हाँ, जंग की परिस्थितियां हैं। और जो प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो बहुत पहले से तय है, विदेश मंत्री का भी है। क्या दो सवाल होता है, क्या जानबूझ करके इंडिया ने इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है या ये अंडरमाइनिंग है भी या नहीं। मुझे लगता है कि बिहार के गवर्नर और एमओएस दो लोग डेलीगेशन के हिस्से हैं, तो कहीं से भी नहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इसको अंडरमाइन किया जा रहा है। लेकिन आपने एक मौके पे उपराष्ट्रपति साहब को भेजा ही है ना। हाँ, बिल्कुल भेजा है। हाँ, बिल्कुल भेजा है। तो वही सवाल हो रहा है, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री को भी भेज सकते हो आप, उपराष्ट्रपति को भी भेज सकते हो। एमओएस तो ये अंडरमाइन किया जा रहा है नहीं, लेकिन अंडरमाइन किया गया, महसूस किया जाएगा ऐसा मैं कह रहा हूं। किसने मारा भाई? इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा है। आप किसी बड़े को भेजोगे, ये आप दिखाओ कि आप बहुत सम्मान दे रहे हो, इजराइल की नजरों में आएगा कि भाई भारत ने जिसको हमने मारा है उसको बहुत सम्मान देने के लिए भारत ने इतने बड़े नेताओं को अपने यहाँ से भेजा है। सवाल ही जो आप कह रहे हैं यही है, ऐसा ही है क्या? यही है संदेश देना है कि इजराइल को और अमेरिका को संदेश न लगे कि हमने उनकी मौत का बहुत दुख मनाया, किसी बड़े नेता को भेजकर हम बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तो भेजना है, औपचारिकता निभाना है। ईरान को भी महसूस होगा ना सर। नहीं, लेकिन संबंध निभाना है उससे। लेकिन महत्व का संबंध ज्यादा क्या है? ईरान से तुलना करोगे तो इजराइल और अमेरिका से भारत का संबंध ज्यादा मजबूत रखना है। ईरान ने बुलाया, ईरान से संबंध नहीं तोड़ना है, इसलिए हमने अपने एमओएस को और एक राज्य के गवर्नर को भेज के औपचारिकता पूरी कर ली है। अगर बड़े को भेजते तो ये इजराइल को सीधा सीधा संदेश होता। एक खबर और बताता हूँ कि जैसे चर्चा सर आ गया, एक 10 सेकंड में आ जाता हूँ कि भारत और ईरान के संबंध जो है उन पर क्या कोई असर पड़ जाएगा। भारत की इजराइल से नजदीकी की वजह जो बताई जा, अभी इसको बताया जा रहा है, समीर जी ने वो बात कही। न्यूज एजेंसी एएनआई एक खबर दी है, इसमें एट्रीब्यूट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि क्या ये बात सही है। तो उसमें खबर ये दी गई है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईद के मौके पर दी गई बधाई का शुक्रिया अदा किया है। बिल्कुल, मुज्तबा खामेनेई ने मोदी जी को जवाब में लिखा है कि दोनों देशों की दोस्ती इतिहास में दर्ज है और आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हों, ये वो कामना करते हैं और भारत की सरकार की सफलता और भारत के लोगों की उन्नति के लिए दुआ करते हैं। तो अब वो तो अगर बात सही है तो फिर कौन से रिश्तों में जो है कमी आ गई हमारे? नहीं, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि हम लोग देश को चाहते हैं कि वो कुछ लोगों की इच्छा के आधार पर चले। देश की सामूहिक मंशा के लिहाज से चलता है और देश की सामूहिक मंशा कैसे दिखेगी? ईरान भी स्ट्रेटजिकली भारत के साथ एक तरह से कहें, उसको जब लगता है कि जहां अच्छा है, गेटवे टू द वर्ल्ड है। मैंने पहले भी बताया था कि रायसीना डायलॉग में हमने उनके विदेश मंत्री को जगह दी थी। अभी किसी ने मुझे भेजा है, हालांकि इसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा, कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो कोई ऐसा प्रोमिनेंट कंडोलेंस भी ईरान की तरफ से नहीं आया था, इंदिरा जी की तरफ से। खैर वो चेक करूंगा मैं। लेकिन मूल बात क्या है, भारत को ईरान ने, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब अमेरिकी नेवी वहां नहीं लगी थी, तो क्या भारत के सारे जहाज लाइन में लगा के जल्दी से प्रायोरिटी पे पास कराए थे क्या? याद आ रहा है किसी को? नहीं कराया था ना। उधर खड़े थे वो सब, एक एक करके एक एक जहाज के लिए डील हो रही थी, बात हो रही थी, और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईरान हमारे लिए बड़ा कृपा कर रहा हो। दूसरा, जो 1989 में विदेश मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव गए थे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने ठीक बात कही। आज की तारीख में हम अपने एक राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री को भेज रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली हमें जहां लगता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका भी इन्वॉल्व है, तो हमें जहां लगता है हम उनको भेज रहे हैं। और जो सबसे जरूरी बात है, अगर ईरान ने उस दौरान पाकिस्तान पर भरोसा किया है, दूसरे जो चीजें हैं वो दिख रही हैं, उनको गलबहियां दिख रही हैं, तो भारत भी तो अपना स्ट्रेटेजिक लीवर रखेगा या नहीं रखेगा? हमें छोड़ दीजिए। आप इस लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को सही मानते हैं? 100% दुरुस्त है। आप भी सही मानते हैं? आप भी सही मानते हैं? आप कहते हैं कि और थोड़ा बेहतर लेवल पर, सीनियर लेवल पर हो सकता है। अभी आपने जोड़ दी खबर कि प्रधानमंत्री ईद के मौके पर तो बधाई देते हैं,
मुस्तफा खामनेई को, और जब सबसे बड़ा मौका है, ये तो बड़ा मौका है ना उनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता तो बेहतर होता। वैसे तो भारत ने अपना जो रुख था वो तब जाहिर कर दिया जब विदेश सचिव को एक हफ्ते बाद वहां पर कंडोलेंस के लिए भेजा था। हाँ, वो गए थे ईरान एम्बेसी के अंदर गए थे। इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, माफ कीजिएगा, कि ये इंटरनेशनल जो समीर साहब ने बात की वो तो होगा ही रेफरेंस, लेकिन क्या ये आपके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है मैसेज? बात बढ़ा देते हैं आप, देखिए बात ऐसे ही मेरे को याद आया बात। इसमें डोमेस्टिक सर मतलब मुझे नहीं लगता, ठीक है, नहीं होगा, मेरे को ऐसे दिमाग में नहीं, जो विजय जी कह रहे हैं इस पे एक लाइन बात करनी पड़ेगी। कह रहा था मैं आपसे। नहीं, इसका मतलब ये है तो एक मिनट, इसका डोमेस्टिक ऑडियंस इसका मतलब कि विदेशी धरती से तय होती है। मैं वही कहने ये तो बड़ा खतरनाक है। अगर डोमेस्टिक ऑडियंस देश के नेता, देश की नीति, देश की विदेश नीति को छोड़कर वहां से तय हो रही है, तो फिर ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मैसेज, ये बहस बहुत बार हो चुकी है। नहीं, अरे भाई क्यों छोड़ दें? शियाओं के लिए है वो, उनके लिए भी सुप्रीम रिलीज, उनके हैं सबसे बड़े रिलीज। कल ही तो हमने बात की थी, पाकिस्तान ने मारा अफगानिस्तान को, तो काहे नहीं परेशान हो गए सब? आप कल ही तो बात की थी ना, ज्यादा दिन भी नहीं, कल ही तो आपने यही सवाल किया था रात में। क्या था, आप ही ने बताया था, उंगली से करके डबल टैप, कल ही तो बताया था। इजराइल के साथ जान मार डाला मुसलमानों की, काहे नहीं लिख रहे उस पर? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब लोग लिखना चाहिए कि अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार डाला। मैं कह रहा हूं इस बार मोदी जी को डोमेस्टिक और बात छेड़ दी उन्होंने, क्या मैसेज करके क्या हासिल हो जाएगा? मैं ये नहीं मानता हूं उनको डोमेस्टिक को मैसेज करना, लेकिन जो विजय जी ने कहा कि अगर डोमेस्टिक का है तो अगर ऐसी कोई ऑडियंस है तो उसको सुधार करना। जल्दी से देखिए, सवाल किया था कि क्या ऐसा है क्या? आप कैसे ही होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, जवाब लंबे हो जाते हैं। नहीं, सच्चाई तो यही है कि लोग ऐसा ही मानते हैं। इसे ये बात हम कैसे भूल जाएं कि इजराइल के साथ जो है वो हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए मेंटेन नहीं करते थे क्योंकि हमारा लगता था कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। ये भी तो कांग्रेसी सरकार की विदेश नीति का हिस्सा था, ये हम क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस ने यही तो काम किया था। चलिए सर, ठीक है, आगे अगली खबर समीर जी बताएंगे। अब ये विजय जी से मैं रोज पूछता हूँ, ये रोज जो है ठंडा पानी डाल देते हैं खबर पे। अब अमेरिका और ईरान की जंग पूरी तरह थम गई है कि नहीं, अब ये तो पता नहीं। अब ये प्रॉब्लम है कि कल मैंने ही आपको बताया था कि आज कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी और उसका जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज सुरक्षित तरीके से कैसे निकले, और वहां पर ईरान की क्या जिम्मेदारी है, ईरान का कितना अधिकार है, और क्या ईरान उससे ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और उससे ज्यादा क्या वो अतिक्रमण कर रहा है अपने अधिकार क्षेत्र में। तो ये बात होनी थी। ट्रंप ने कंफर्म कर दिया, ईरान ने डिनाई कर दिया कि ना हमारी कोई बात नहीं हो रही। ट्रंप ने कंफर्म किया इस बात को कि मीटिंग हमारी होने जा रही है, बयान भी आया उनका। क्या इसमें ट्रंप साहब का बयान भी है? Tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. समीर जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को भेज देना चाहिए। लीडर ऑफ राहुल जी को जाना चाहिए था ईरान में। वैसे भेज सकते थे, क्यों नहीं के तौर पर भेज सकते थे समीर जी। लेकिन क्या हो रहा है दोहा में सर? अब तो मुझे ईरानी पहले लगता था केवल ट्रंप झूठ बोलते हैं, अब ईरान की बात तो भी कोई भरोसा नहीं होता। बोलिए। देखिए, मुझे लगता है चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है दोनों के बीच में। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि कभी कहते हैं अस्तित्व खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो गई है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल हो गया है, अब पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। फिर बीच में एक दूसरे पर हमला शुरू हो जाता है। और अब जिस तरीके से ट्रंप साहब ने कहा कि दोहा में स्टीव विटकॉफ का आया कि दोहा के रवाना हो गए, ईरान अभी भी उसके ऊपर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि भाई जब तक अभी लेबनान की हमारे बारे में कंफर्मेशन नहीं आएगी कि लेबनान से इजराइल वापस नहीं होगा, तब तक हम इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो पूरा मामला लेबनान पे जाकर रुका हुआ है। बहुत स्पष्ट नेतन्याहू कह चुके कि हम लेबनान से वापस होने नहीं वाले। तो क्या इजराइल सर हो भी जाए, वैसे वो नहीं होगा, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा छोड़ देगा ईरान? नहीं छोड़ेगा वो। किसी भी स्थिति में इजराइल नहीं होने वाला है लेबनान से, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका अगर की स्थिति होती है तो अमेरिका और आज साफ बात करता हूं सर, लेबनान में जो हो, हमारे जहाज हमारे फंसते हैं। देखिए, वो तो हमेशा निकलने चाहिए। जब तक ईरान को इसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। उसने जो मुझे कहा है कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी
चाहिए, जो हमारा पैसा जब्त किया है वो पूरा रिलीज किया जाए, पूरा हमारे काम माने जाए, और उसके बाद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज विचार करेगा। और अब ईरान को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक कमजोर नस है, उसने उसको पकड़ के रखा हुआ, उसको पता है कि जब भी नस दबा दूंगा दुनिया मेरे मुट्ठी के अंदर आने की स्थिति में आ जाएगी, तो वो उसी को दबा के इस्तेमाल कर रहा है। एक खबर आपको देता हूं, अच्छी खबर तो नहीं है, बहुत नॉर्मल नहीं होने वाला है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि कतर अब मेन मीडिएटर है, तो ये हवाली एक मैंने खबर ये पढ़ी कि कतर ने ये कहा है कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर MOU जो हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन पर दोनों लोग एक मत के ना हो जाए, अमेरिका और ईरान, तब तक जहाजों की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीमित रहनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी मतलब उस स्थिति में कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे बीमारी दिया था एक जहाज, सिंगापुर के जहाज को, तो अब अगर मीडिएटर ये कह रहा है कि भी ज्यादा जहाज यहां से मत निकालो, तो फिर हम भाई संकट में आ गए। लेकिन वो जो कल भी हमने चर्चा की थी, कतर आज बोला है इंटरप्रिटेशन जी, कि जो अमेरिका ने कहा और ईरान ने जिसको लिया, वो इंटरप्रिटेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम लोगों ने कल शायद चर्चा की थी कि जो अमेरिका ने कहा उसका मतलब ये है कि ईरान का कब्जा या ईरान उसको देखने वाला है। तो वो इंटरप्रिटेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये संकट बना रहेगा। और कतर की ये बात ठीक है, हम लोग तो परेशान हैं, इसलिए हमको लगता है कि खुल जाए। जब तक कोई बात ठीक से नहीं होगी, बल्कि ये रिस्की है, आप सोचें भी कि कोई ये एक्सरसाइज कर लेगा तो वो नहीं होना है। कतर मेरे ख्याल से ठीक बात कर रहा है कि जब तक इस मसले पर स्थिति साफ ना हो जाए, और ये बहुत जरूरी, बहुत लंबे समय के लिए है। ऑल्दो आज ही की ये खबर है, अखबारों में छपी हुई है कि भारत सरकार ने तेल उत्पादों की खरीद पर, बल्क बाइंग पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे पिछले महीनों, वो हटा लिए। मतलब हमारे यहाँ हम तेल आपूर्ति के मामले में पूरी तरह सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो अब किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्क बाइंग पर भी अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया। लेकिन अब चलिए ये खबरें चल रही है। अब वो खबर, इसकी हल्की सी बात हो गई थी, पूरी ही कर लेते हैं। सीशेल्स में गए हुए थे प्रधानमंत्री, वहां पर उस एक विवाद का जवाब दिया है हमारे विदेश सचिव ने, विक्रम मिस्री साहब ने, कि क्या कोई पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। राम माधव जी का नाम आ गया था, राम माधव जी ने सफाई दी कि मैं किसी ट्रैक टू इवेंट पे नहीं गया था, मैं एक टॉक इवेंट में गया था, सेमिनार टाइप में, और वहां मैंने अपनी बात की, मैं वापस आ गया। लोग ये कह रहे हैं कि उलाहने दे रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से बात करना तो तभी गुनाह है जब मणिशंकर अय्यर बात कर लें। ठीक बात है। अगर कोई राम माधव बात कर लें तो क्या बुराई है इसके अंदर? ये सप्ताह दिए जा रहे हैं इस बात पर। तो विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हो भी रही हो तो हमें नहीं मालूम, मतलब उनका ऐसा कुछ होता है तो हमें नहीं पता होता। भारत सरकार का काम नहीं है ये, हम अपने किसी नुमाइंदों को भेजते भी नहीं है, और ना हमें जानकारी होती है, ना हम नजर रखते हैं कि कोई ऐसे लोग मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। दुनिया भर में तरह तरह के इवेंट होते हैं, उसमें कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, भारत सरकार को इससे क्या लेना देना। बयान Sir, a track to India-Pakistan dialogue took place in Colombo. There are reports of other such meetings in different parts of the world as well. What do you have to say about this, sir? Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support. सर क्या कहावत है सर, क्या कि डिप्लोमेसी में डिनाइल इज नो कभी नहीं होता ना। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए जवाब पूर्ण है। मुझे लगता है कि भारत सरकार क्या ऐसी कोई कोशिश कर रही है, तो इसका जवाब विक्रम मिस्री जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त नहीं कर रहे। क्या अलग अलग लोग बातचीत करते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल बातचीत करते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा समूह है जो लगातार इस तरह के काम कर रहा होता है। अब राम माधव उस काम में शामिल है या नहीं, अब चूंकि उन्होंने सीधे सीधे इसको डिनाई कर दिया तो हमें मानना पड़ेगा, अब जब तक कोई ऐसा सीधा सबूत न मिल जाए। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूं, पाकिस्तान को कट्टू साइज करना है, उसकी औकात में रखना है, लेकिन अगर कोई गुंजाइश बने कि वो बातचीत करके और उस जगह पर आए जहां जिसको हम बार बार कहते हैं कि भैया गोली चलाना बंद करो, आतंकवादी वो होना नहीं है, अगर वो नहीं होगा तो कैसे होगा? उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये आप इसको जिसको कहते हैं ना एकदम से खत्म कर दे, ये नहीं हो सकता है ना, वो चौंकने वाला। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मणिशंकर जी जाते तो अभी बड़ा हल्ला हो जाता और राम माधव के जाने पर नहीं हो रहा है, अगर
सचमुच देश के हालात ऐसे हों कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हरकतें कर रहा है, कोई बड़ी घटना हो रही है और उसके बीच में राम माधव चाय पीने चले जाएं, तो जैसे मणिशंकर के ऊपर टिप्पणी हो रही है वैसी ही टिप्पणी हो। इसको विशाल समझौता पे धमकी दी है कि हाथ काट देंगे अगर पानी रोका तो। कल बयान आया उनका, नहीं, मैं मतलब इसीलिए उस तरीके से बयान वो सुनिए वो क्या कह रहा है, बात करने की जरूरत हम नहीं क्या है। कह रहे हैं, बात ये है। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई ये जो जहां राम माधव गए हैं ये इस तरह की वो कोई उनको ऐसा भूल जाए ना, मैं विक्रम मिश्री की बात कर रहा हूं। जवाब ने क्या बताया? जवाब में उन्होंने खारिज ही नहीं किया है। खारिज नहीं किया? हाँ, आप सुनते नहीं हैं उनकी बात को। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। तो अवेयर नहीं होने का मतलब यही डिप्लोमेटिक जुबान होती है ना, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या भारत सरकार की जानकारी के बिना? ऐसा कौन कह रहा है कि अच्छा आप मिलकर आ जाओगे, सौरभ जी जाएंगे मैं मिलकर आता हूं? ऐसा होता है क्या? ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा अनऑफिशियल होती है और वो अनअवेयर ही होते हैं सब लोग जिनको भेजा जा रहा है। वो आपने विदेश सचिव को के बयान को ऐसे पढ़ा कि उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया? खारिज नहीं किया, और मैं समझता हूं डिप्लोमेटिक जुबान में ऐसी ही बात होती है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक एमएलसी सचिन अहीर ये शिवसेना में शामिल हो गए, मतलब शिंदे गुट पे एक और एंट्री। विधान परिषद में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए इन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर अभी तस्वीर आई है। शिंदे जी मौजूद हैं, सुनेत्रा पवार जी मौजूद हैं, एनसीपी से खुद देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। अब सचिन अहीर कौन है? इतने बड़े व्यक्ति हैं कि आते ही डिप्टी स्पीकर जो है वो बना दिए गए विधान परिषद में। क्या मामला है सर? शरद पवार के बहुत करीबी आदमी थे, बड़े नेता सचिन अहीर। 2019 में ही शिवसेना में शामिल हुए थे और उसके बाद बड़े आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी थे। और वर्ली से जो आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी है, और जो वर्ली से एमएलसी आदित्य ठाकरे ने इनको भिजवाया था, उनका बहुत विरोध हो रहा था, उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ने इनको एमएलसी बनवाया था। और वर्ली से जब चुनाव लड़ा था आदित्य ठाकरे ने, तो पूरे चुनाव की प्रचार अभियान उन्होंने जिताया था और उनके कारण उनका क्षेत्र है सचिन अहीर का। बताइए। और अब वो चले गए तो निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका आने वाले विधानसभा चुनाव में कि सचिन अहीर का जाना। मतलब ये घर का आदमी थे? बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड थे, एकदम भरोसेमंद आदमी थे और बहुत करीबी माने जाते थे। जो कहा जा रहा था कि भाई मतलब आदित्य ठाकरे की पूरी राजनीति को ये देखते हैं, इनका जाना मतलब वाकई रूप से एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के लिए। कैसे सब लोग निकल कर जा रहे हैं, हालांकि उनको पद भी बढ़ा दिया गया है, विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया उनको, जो नॉमिनेशन भर रहे हैं वो बड़ी पद पे दिया। पहले नीलम गोरे शिवसेना की होती थी, इसी से लग रहा है कि बड़े नेता है। बड़े नेता पहले नीलम गोरे थी, अब इनको बना दिया गया, बड़ा पद दिया गया उनको। बाहुबली टाइप वाली छवि हाँ, वाले दबंग हैं, शरद तो पवार वही के राइट हैंड थे। हाँ, शरद पवार ये तो अजित पवार एक के समय में- दबंग है वहां के। और आदित्य ठाकरे के मतलब लिए बड़ा बड़ी चुनौती कैच है ये, बहुत बड़ा कैच है ये। और आदित्य ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल है अगले चुनाव में वर्ली से जीतना। वैसे कम वोटों से जीते थे वो। मैं वही कि मूल रूप से जो वर्ली विधानसभा था उसमें कहा गया कि सचिन अहीर के होने की बिल्कुल वजह से कारण वो उनकी जीते ताकत थे बढ़ी हुई। और सिर्फ 23,000 वोटों से जीते। अब सचिन अहीर चले गए तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी वर्ली सीट को बचा के रखना। अब वो या तो वापस बांद्रा लौटेंगे या क्या करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ जा रहे हैं, मतलब क्या आप राजनीति कर रहे हो? उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को सोचना चाहिए कि इतने भरोसेमंद आपके पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? मतलब आप कैसे पार्टी चला रहे हो? और मुझे तो खबर ही अभी आ रही है कि जो नासिक के सांसद है वो भी 50-50 शायद वो भी चले जाएंगे। उनका चल रहा है बातचीत। कितने? तीन ही तो बचे हैं 3 उनके थे, तो बस अरविंद सावंत और अनिल देसाई बचेंगे। वो राजाभाऊ वजह जो नासिक के सांसद है वो भी जाने का चल रहा है। राज्यसभा की भी 2 हैं इनके, राज्यसभा का एक ही बचा है अभी। अब एक बचा तो है। सब चलेगा इनके पास। मतलब ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के। असली मुश्किल क्या है ना कि राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो संजय राउत जी की प्रेस वार्ता और कुछ बयानबाजी और वही दर्द, हाय रे हम तुम्हारे साथ न रहे, तुमने हमको धोखा दे दिया, प्रेमी प्रेमिका टाइप बात करने से राजनीति थोड़ी नहीं चलती है। आपको जब लड़ाई लड़नी होती तो आपका सपोर्टर, आपकी जनता, आपके लोग या जो विरोध में भी है उसको भी लगे कि अरे यार ये गजब लड़ाई लड़ रहा है, अब तो ये सबको खींच ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उसमें पूरी तरह से नाकाम है, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि देखिए जब 19 में पार्टी टूटी थी तो लोगों ने कहा था कि शिवसेना में ऊपर से टॉप में बंटवारा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता भी चला जाएगा। और कार्यकर्ता रहा उद्धव ठाकरे के सारे, सभी कार्यकर्ता खत्म हो गए। अब लेकिन जिस लेवल पर ये अब नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूं। भाग हो रही है थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं उस वक्त ऐसी बात होती वो थी। जो कहते थे वो समझते नहीं है इसका मतलब। ऊपर से नहीं टूटा है, शाखा टूटी है नीचे से। शिवसेना की जो शाखा लगती थी जिसमें ब्लैक बोर्ड लगा होता था, उस पे शेर का निशान पीला पीला जहां लिखा जाता था कि आज ये होगा, वहां से टूटी है। एकनाथ शिंदे ने वहां चोट मारी, ऊपर से कुछ उतना ही पूछना चाह रहा, नीचे से टूटा है भाई। जैसे बंगाल में बागी गुट, जिसको आप जो ओरिजिनल टीएमसी मान ले नहीं मान, वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है हमको नगर परिषद भी चाहिए, जिला परिषद भी चाहिए, हमको, हम वहां तक जाएंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से अब यूबीटीएफ बची जो भी, वो वहां से भी फिसल रही है, बिल्कुल बॉटम से फिसल गई क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए
अभी जिस ढंग से लग रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपने परिवार से बाहर वाकई ज़मीन की जो राजनीति होती है वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी राजनीति का दो ही चीज़ है कि उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय राउत मिल गए हैं, जो उलूल जलूल रोज बातें करते हैं, अपने ही सांसदों और अपने ही विधायकों के खिलाफ वो बातें करते हैं। यदि आप अपने सांसदों और विधायकों को गद्दार और सब घोषित करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं कि जिस दिन टूट हुई है उससे पहले गद्दार बोले हैं, इनफॉर्मल बातचीत में उनके बारे में वो पहले से बोल रहे थे, और यही कारण था कि जो सांसद टूट करके आए उनका एक चिढ़ जो था उद्धव ठाकरे से ज्यादा चिढ़ जो है वो संजय राउत के प्रति था, और इस बात के लिए था कि संजय राउत को आखिर उद्धव ठाकरे इतना करीब क्यों रखते हैं, ये भी उनके अंदर एक चिढ़ है। नहीं, बट क्या इससे मतलब क्या हम ये कह दें या इट इज टू अर्ली टू से कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो गए? मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की इसी कहानी कुर्सी की में हम चर्चा करते हुए कह रहे थे, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में वही स्थिति होने जा रही है जो राज ठाकरे की हुई, मनसे की हुई थी। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जिस ताकत के साथ वो आकर के खड़े हुए थे विधानसभा में और उससे पहले लोकसभा में, वो सर, आपने अच्छा उदाहरण मतलब कंपैरिजन दे दिया। क्या आप सहमत हैं? राज ठाकरे हो गए उद्धव ठाकरे? अब उतना नहीं भी हो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन एक मोटे तौर पे जितना प्रभावी होना चाहिए राजनीति में, जो एक जमाने में कि शिवसेना के बिना आप सोचिए ना, मैं उस समय से देख रहा हूँ शिवसेना को, जब शिवसेना बड़ा भाई के तौर पे, बिग ब्रदर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी, फिर वो बिग ब्रदर से बराबर हुए, फिर छोटा भाई हुआ, और आज वो टूटकर ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा ख़त्म कर देना मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत कमज़ोर वो हुए। और ये जो आज जो बदलाव हुआ उसको बिग कैच कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उद्धव ठाकरे साहब को झटका भी लगता होगा। हाँ, मैंने जब बोला ना बड़ा झटका, इससे बड़ा झटका अब क्या झटका होना, अब क्या बचा कि उसमें क्या झटका लगना है? मतलब पॉलिटिकली बड़ा झटका है वो। सबसे बड़ा झटका तो उनका बीएमसी के चुनाव के बाद जो सत्ता नहीं रही, पैसा कहां से आएगा पार्टी चलाने के लिए? देखिए, पैसा बहुत जरूरी है। अब बंगाल की बात मैं आपसे कर रहा था। बंगाल में वैसे सरकार के स्तर पर डेवलपमेंट है। वहां कल 2 बिल पास हुए हैं असेंबली के अंदर, उन्होंने कराए हैं मुख्यमंत्री ने वहां के, और शुभेंदु अधिकारी ने। एक बिल जो है वो, क्योंकि सारे पहले कैबिनेट में आ चुके हैं, तो उसमें कोई बहुत नई हैरानी नहीं हुई। एक तो वो बिल है जिसमें वो ओबीसी 17% का 7% कोटा कर दिया था, और उसमें से 70 या कितनी जातियां जो हैं वो उन्होंने बाहर कर दी थी। ये हाई कोर्ट 77 हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया था कि भाई बिना किसी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट किए ममता बनर्जी ने इन जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया था, तो उसको उन्होंने गलत माना था, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया उस आदेश को, उसके लिए बिल लाना पड़ा था, वो लिया। ये कहा जा रहा था कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस थी, मुस्लिम जातियां थी, अब वो बाहर हो गई हैं। बाद में 64 हिंदुओं को भी उन्होंने जोड़ा था। हाँ। तो करीब करीब बराबर करने की स्थिति किए थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो प्री 2012 कर दिया गया। हाँ 2012। और एक दूसरा एक वो बड़ा बिल लेकर के आए हैं कानून व्यवस्था के लिए, जिसमें 12 महीने की डिटेंशन का प्रावधान भी है। उसके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो जिसने जो आरोपी है उससे ही वसूली की जाती है। तो उस किस्म के प्रावधान उसके अंदर किए गए, और उस पर उन्होंने भाषण भी दिया कि हमें क्यों जरूरत है इस किस्म के बड़े कानून की। लेकिन मेरी नजर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पड़ी, वो ज्यादा मजेदार है। तो कानून वगैरह वो लाएंगे ही, अब उनको पता है वो किस लीक पर चल रहे हैं। जब इस पर वोटिंग हो रही थी, तो जो ऋतव्रत बनर्जी का फैक्शन है, जिसकी जो क्लेम करता है मेरे पास 64 विधायक हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इस बिल के ना समर्थन में ना खिलाफ वोट किया। खिलाफ भी करते तो भी बिल पास होने थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। सारे विधायक अगर इसमें ऑडियो है ना उस तस्वीर, सारे विधायक वॉकआउट नहीं किए हैं। ममता बनर्जी के साथ जितने बचे हैं उन्होंने प्रेजेंट रहकर वोटिंग की। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें करेक्शंस की जरूरत है। इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। ऋतव्रत बनर्जी भी ये दिखाने के लिए सही कि हम भाई ऑपोजिशन है, वहां रह सकते थे। अच्छा, अभी आप ये और समझाना चाहते हैं? मतलब मैं कह रहा हूं इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये अभी फर्स्ट फेज में था, थोड़ी सी शर्म बची है, इसलिए उन्होंने वॉकआउट कर लिया। शायद वॉकआउट कर लिया। अगली बार वो सरकार के समर्थन में खड़े होंगे, ये आप देखिएगा। विजय जी के लिए कुछ भी कहना ऐसा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ। विजय जी को भी मासूम कहना पड़ा, कह रहे हैं कि शर्म बची। शर्म क्या होती है? माफी चाहता, मतलब ये विचित्र है। अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है,
उनको लगा कि ठीक है इस मुद्दे पर कुछ होना है नहीं, चलो हम वॉकआउट कर जाते हैं, तो अपना एक तरीका अपोज करने का। उससे न सरकार के ऊपर कोई फर्क है, हाँ उससे अलग वो दिखे जो ममता बनर्जी। हंगामा खूब हो रहा था, दिखाइए जरा, दिखाइए। बाकी तो क्या ही रह गया है, तो छुट्टी से लौटा तो पता लगा फिरहाद हकीम भी जा चुके हैं। मेरे लिए झटका था वो ये भी फिरहाद हकीम भी चले गए। तो ये बंगाल की खबर थी। नहीं, लेकिन एक चीज तो ध्यान रखिए कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की समर्थन उनको करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के वाकई विकल्प यदि बनना है ऋतुप्रता बनर्जी को, तब तो उनको सड़क की लड़ाई इस सरकार के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी। नहीं तो फिर ममता आखिर कोई तो उसका स्पेस लेगा, तो मुझे लगता है कि वो नहीं चाहे, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी। इसलिए कहा ना सर, ये पहला उदाहरण पेश करने का मौका था उनके पास, उसमें उन्होंने अपोज ना करना चूज किया। भाई वॉकआउट करने के अलावा उनके पास क्या विकल्प था? वो विरोध भी करते तो क्या अगेंस्ट वोट करते, क्या फर्क पड़ जाता था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता था। 21 ममता बनर्जी की 21 विधायकों ने विरोध कर लिया, क्या फर्क पड़ गया? मतलब कहीं के नारायण आप ऐसा चाहते हैं? इस बार तो उन्होंने यही किया। हाँ सर, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रविवार को अगर रात को 2 बजे तक अगर वो सीएम के साथ डिनर करेंगे रात को विपक्ष के नेता, और फिर बाहर आकर सुबह ये कह देंगे मिलने के बाद कि सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और जहां जरूरत होगी हम सरकार का समर्थन करेंगे, और जितने विधायकों ने विरोध किया सबको पुलिस सुरक्षा दे दी गई है, और ये कह दिया गया है कि आपके जितने विपक्ष के विधायक है ज़्यादातर लोगों को किसी ना किसी बोर्ड में एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद भी अगर ये उम्मीद करें कि वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ठीक है, उनको दिखाना था, वो वॉकआउट करके चले गए। वो वोट अगर उनको लगता है कि सरकार का विरोध करना है तो विपक्ष में मतदान करते हैं, जो ममता बनर्जी के 17 विधायकों ने किया। आप कहते हैं कि मैं तो वही कह रहा हूं सर, कौन सा सरकार की सेहत पे फर्क पड़ रहा था? नहीं पड़ता है, लेकिन अब उनको तो बताना है ना कि हम आपके कारण आपने जो हमें समर्थन दिया। उनको अपने वोटर को कुछ नहीं बताना जिसके वोट पे जीत के आए हैं, वो तो बता। अब उसको उसका सवाल तो स्पीकर को बताना है ना सर कि आपने हमको अलग पार्टी की मान्यता दे दी है। कौन से वोटर की बात? आज छुट्टी से आ जाइए, कौन सा है? नहीं, वो वोटर कैसे? फिरहाद हकीम को अपने वोटर को नहीं बताना कि मैंने वोट किया, देखो तुमको ओबीसी लिस्ट से बाहर करने वाला बिल था, मैंने इसके खिलाफ वोट किया, इतना भी नहीं बताना उनको। फिरहाद हकीम अपना वोटर देखें कि जेल जाने का रास्ता देखें? कौन सा वाला देखें? प्रेफर कौन सा करेंगे वो? मतलब होता है ना प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2, ऐसे तो होता है। प्रॉपर्टी बचाएंगे कि जनता का हित देखेंगे? तो सही कहते हैं आप लोग। अगली खबर में चलते हैं। ठीक है, अगली खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एक तो उनका ये तरीका है कि विदेश यात्रा से लौटते ही कुछ बड़ा, मतलब जैसे होता है ना कि भाई हाँ भाई क्या मैं बाहर गया था, पीछे क्या किया तुम लोगों ने, इस टाइप का कुछ करते हैं। आज उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के सचिवों के साथ मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का एजेंडा क्या होगा वो आपको बताते हैं। मीटिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इस पर खास फोकस होगा, और ये उनसे पूछा जाएगा हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से, आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर उनके आइडियाज जो हैं वो पूछे जाएंगे। सारे विभागों के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन अब हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी मतलब वही चलाता है मिनिस्ट्री, मंत्री के बाद वही है। तो ब्यूरोक्रेटिक हेड हर मंत्रालय का आज प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देने वाला है। तो ये कोई छोटी मीटिंग नहीं थी सर, महत्वपूर्ण मीटिंग है। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले शायद आप जब पूरी मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, और उसमें भी यही सारी एक्सरसाइज की गई थी। अब उसको सेक्रेटरी लेवल पर, उसके एग्जीक्यूशन लेवल पर, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रियों को कह दिया था कि इस पर क्या काम किया है, तो उसका एग्जीक्यूशन लेवल पर या क्या अपडेट है, मुझे लगता है कि उसको लेकर बुलाई गई है। ये बहुत फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं होती ना सर ऐसी? नहीं, ऐसी मीटिंग नहीं होती। वैसे तो ये सचिवों से तो मिलते रहते हैं इकट्ठे, सबको एक साथ मिला, सारे एक साथ सचिवों के साथ मिलना। वैसे बहुत सारे लोग इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे मंत्रालयों के सचिवों के साथ बात कर रहा हूँ। मंत्रियों के साथ बात करना अलग बात है, और मंत्री इसमें नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मंत्री भी हो और सचिव भी हो तो एक बात होती है कि उसको लेकर। कोविड के टाइम पे तो वो सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से अब भी मेरे ख्याल से बात करते हैं, वो अपडेट अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। लेकिन इसमें पहले ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक की है, और मुझे लगता है उसका क्या अपडेट है कि भाई उसके एग्जीक्यूशन लेवल पर जो मंत्री को कहा गया है उसको सचिवों ने। इतनी बड़ी खबर है ना कि इस पर नजर बड़ी खबर है। चलिए इसका अपडेट क्या निकला मीटिंग का, एक कल हम आपको बताएंगे। बात कर दूं, आपने कहा कि विदेश से लौट के आते हैं तुरंत, वो पहले से ही इनका जीवन नरक करके गए थे, कहे थे कि इसकी रिपोर्ट तैयार करके रखना। ये सोचिए ना, आप समझिए कि जब वो गए भी हैं तो भी एजेंडा देख गए। मोदी जी छोड़ते नहीं है,
वो ऑल टाइम बिजी रखते हैं, और अगर वो करेंगे तभी तो रिपोर्ट समझ में आएगी ना। और ये बड़ा सीरियस है कि ये जिस समय में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मोदी सरकार के कई मंत्रियों की छवि, कई मंत्रियों के काम वो सवालों के घेरे में है। खुद मोदी सरकार को, जिसको हर बार कहते हैं ना 2.0 वाला, तो इस वाले कार्यकाल का 2.0 आना। आप समझे क्या कह गए, क्या गए थे पाटिल जी? ये विभागों के सचिवों से मंत्रियों की रिपोर्ट लेने वाले हैं, ऐसा क्या? नहीं, जाहिर है वो तो, अगर जो काम हुआ है, जो नहीं हुआ है, वो तो सब आएगा ना, इसमें कोई कहने की बात नहीं। वो इम्तियाज अली की तरह से कहकर गए कि मैं वापस आऊंगा, सर तुम तैयार रहना। विभागों के सचिव से जो रिपोर्ट लेनी थी, तो पीके मिश्रा जी जो मोदी जी का काम देखते हैं वो ले चुके पूरी। उन्होंने मोदी जी को फीडबैक दे दिया है कि कौन मंत्री क्या कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी अब सचिव से बात करेंगे कि भाई मंत्री जो कर रहा है, आप क्या कर रहे थे, मुझे ये बताओ, आपने क्यों भेजा था? रिपोर्ट किसी की लेनी थी, हमें लगा कोई देगा सर। अब अंदर घुस करके तो ये नहीं है, लेकिन 2-3 बातें साफ है कि प्रधानमंत्री जब ऐसी मीटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि पहले ही पीएमओ के पास उन्होंने जरूर मीटिंग का समूचा सारे मंत्रालय से मंगवा लिया होगा, और प्रधानमंत्री का कार्यालय उन सारे रिपोर्ट्स को बारीकी से बहुत देगा। आज जब वो प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें काउंटर क्वेश्चंस होंगे, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, मंत्रालय के बीच में आपस का कोऑर्डिनेशन, हम कैसे जनता की चीज़ों को फैसिलिटेट करें, पॉलिसी रिफॉर्म्स हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये सारी बातें जो हैं वो मुझे लगता है कि अनयूजुअल मान रहे हैं विजय जी इसको कि भाई ये तो सेंट्रलाइजेशन देखिए पार जैसी उसमें बात है। ये अनयूजुअल तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि पीएम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो सारे मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करता है। और दूसरी बात, ये बात तो सही है ना कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं उन सभी के साथ पीएमओ का भाई डायरेक्ट संबंध रहता है, और उनका फीडबैक वो हमेशा लेते रहते हैं। ये नहीं कि आज 3 महीने के बाद और 4 महीने के बाद। मुझे लगता है कि पीएमओ की सारे मंत्रालय पे सचिवों की एक्टिविटीज पर नजर रहती ही है। एक लाइन से जोड़ दूं, जो मोदी सरकार ने आप स्केल और स्पीड, उसको थोड़ा विस्तार से उन्होंने बताया। नहीं, आप भी तो 12 साल लेट बता रहे ना। जो मोदी सरकार की स्केल और स्पीड की हम बात करते हैं, उसके पीछे वजह यही, क्योंकि आप ही ने कहा भाई मिनिस्टर उन सब को देखता है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है कौन है? वो तो सेक्रेटरी है ना। अगर सेक्रेटरी से खुद पीएम बात कर रहे हैं तो उससे स्केल स्पीड पर फर्क पड़ता है, जवाबदेही पर फर्क पड़ता है। एक खबर आपको अगली बता रहा हूं, इस पर हम लोग पहले 2-3 बार बात कर चुके हैं, अब तो चिड़सी भी होने लगी इस पर बात करते हैं। लेकिन फिर देखिए खबर है, खबर राबड़ी जी का बंगला नहीं छूट रहा। नहीं, उनको डेडलाइन मिली थी 29 जून, चौथी डेडलाइन बीत गई, बंगला खाली नहीं किया। लेकिन अब यहां आई राजनीति। अभी तक तो लग रहा था कि बंगले का मोह है, अब बंगला तो छोड़ना पड़ेगा, ये उनको पता है। अब उन्होंने कहा हम 5 जुलाई को छोड़ेंगे। अब 5 जुलाई को छोड़ेंगे, आज क्या तारीख हो गई सर? 30 तारीख हो गई। अब कह रहे हैं हम 1 हफ्ते बाद छोड़ेंगे, तो 1 हफ्ते में क्या ही मिल जाएगा? सवाल ये ज्योतिष नहीं, 5 जुलाई आरजेडी का स्थापना दिवस है। उस दिन पटना शहर में हजारों राजद कार्यकर्ता होंगे, और उनके सामने वो कहेंगे लो इस देखो ये सरकार हमसे हमारा बंगला छुड़वा रही है। उनके सामने वो ट्रक में सामान भर के ले जाएंगे। राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, वो सब छोड़ेंगे अपना बंगला। और इसके पीछे उन्होंने बहाना क्या बनाया? उन्होंने कहा 2006 में जब ये बंगला हमको आपने आवंटित किया था, उस समय आपने हमें एक लिस्ट दी थी कि इस बंगले में ये आइटम लगा के हमने आपको दिया है। अब वो सारा वही लिस्ट मुझे दोबारा चाहिए, ताकि कल को आप मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लगा सको कि हम ये ले गए, हम वो ले गए। हम जिस कंडीशन में आप बंगला आपसे लिए थे, उसी कंडीशन में बंगला आपको छोड़ के जाएंगे। और मुझे एक अफसर यहां मौजूद चाहिए जिसकी मौजूदगी में मैं आज के सामान की और उस लिस्ट की 20 साल पुराने लिस्ट का हम मिलान करेंगे। और ये काम करने के लिए हमको 5 बहुत ही अच्छे किराएदार हैं, बहुत ही अच्छे किराएदार हैं भाई। किराएदारों को जब हम देते हैं रेंट पर मकान, तो उम्मीद यही करते हैं कि जिस स्थिति में दिया था लौट आएगा, तो उसी स्थिति में। तो ये तो बहुत अच्छी है। आपने उसका पूरा पॉलिटिकल एंगल बता दिया। बाकी तो मतलब इस पर चर्चा करना ही मुझे अब लगता है कि रोज रोज शर्मिंदा खुद ही हो सकते हैं। नहीं, और 2006 का कौन सा सामान, तब वाला एसी होगा कि तब वाला सोफा होगा, कितनी बार बदलवा दिया होगा? उस लिस्ट से तो खुद राबड़ी जी नहीं रह रहे हैं। अरे जो सौरभ जी ने समझा दी बात, हाँ वही है, मूल वही है। नहीं तो उस दिन तमाशा होगा पटना में। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता तमाशा क्या पता, लेकिन वो स्थिति नहीं, तमाशा नहीं होगा, लेकिन वो अपना दिखाने के लिए। और कहा जाता है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो काहे को अपने कार्यकर्ताओं के सामने ऐसे निकल बाँच रहे हैं सर?
नहीं, यही राबड़ी देवी का ही चल रहा है बैठक को लेके। एक्चुअली 1 तारीख को उन्होंने घर पे बैठक रखी वहां पर, तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने स्थापना दिवस को लेकर, इससे उन्होंने समय मांगा। और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब उन्होंने कहा कि 2006 के सामान की सूची जो थी वो हमें दो, तो विभाग ने कहा कि साहब हमारे पास तो सूची नहीं है, आप अपनी सूची जो हमने आपको कॉपी दी थी वो कॉपी हमको दे दो, हम उसमें से चेक कर लेंगे। तो अब इनके पास भी कॉपी नहीं होगी देने के लिए कि सामान क्या था। तो फिर इसी बहाने बंगला नहीं छूटेगा फिर तो? नहीं, तो खाली तो करना पड़ेगा। 5 तारीख का उन्होंने अल्टीमेटम, नहीं सामान तो शिफ्ट कर दिया है, पूरा सामान चला गया है, बस चाबी नहीं सौंपी उन्होंने। सेफ साइड कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर आप टोटी चोर कहने लगे। डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई हमारे पास कॉपी नहीं, आप कॉपी दे दीजिए। कल लालू जी जो हैं वो बिना सिक्योरिटी के भी बाहर निकले, आपने देखी वो खबर? हाँ, बिना सिक्योरिटी के बाहर निकले और पर भी तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना उनके पास। हाँ, तो काफी दिन हो गए, पूरे परिवार ने सिक्योरिटी छोड़ी हुई है। हाँ, तो अगली खबर आपको बता रहा हूँ, ये खबर इंटरेस्टिंग है और पूरे देश में इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा इस पर हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली सरकार ने कल अपनी लागू की है। बहुत शानदार। आप कहेंगे कि ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? दिल्ली अगर ये पॉलिसी इन लेटर एंड स्पिरिट लागू हो जाए, आपको आने वाले वक्त में दिल्ली में ईवी ही ईवी दिखाई देगी। इसकी भावना ऐसी है कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलें। और ऐसे एक वक्त हुआ था, मुझे याद है जब हम लोग नई दिल्ली में आए थे, जब आई थी तो सीएनजी का, हम सीएनजी, हाँ, पूरा शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा का सारा सीएनजी पे शिफ्ट हो गया, बस ऑटो सब कुछ। अब वो सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं ईवी पर, लेकिन केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या है, पहले तो ये पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2031 तक है, मतलब 5 साल की पॉलिसी है। इसमें हर एक अनुमान है कि 15,000 करोड़ रुपए का नागरिकों को लाभ मिलने वाला है सरकार की तरफ से। क्या होगा इसमें? अगर कोई दोपहिया वाहन खरीद रहा है उसको 30,000 रुपए की सब्सिडी, ईवी 2 व्हीलर खरीदेगा तो 30,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से। कोई ऑटो खरीदेगा ईवी तो 50,000 रुपए सरकार की तरफ से। कोई ट्रक खरीदेगा तो 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। प्राइवेट ईवी खरीदने पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन फीस माफ। 30 लाख तक की कार, आप 30 लाख तक की रोड टैक्स माफ। सर 30 लाख बहुत अच्छी लिमिट है, आजकल सस्ती ईवी भी आने लगी। अब आप सोचिए, आप 30 लाख तक की ईवी अगर दिल्ली में खरीदेंगे तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, कोई रोड टैक्स नहीं देना है। 1 लाख रुपए तक। अरे बहुत ज्यादा, 30 लाख बहुत कुछ लग जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसमें बहुत बचत हो जाएगी, 2 लाख की बचत है। फिर दूसरा क्या है कि जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही पंजीकरण होगा। मतलब 2028 के बाद दिल्ली में कोई नहीं चल पाएगा, नॉन ईवी गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होगी, 2 व्हीलर रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ऑटो रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, 3 साल तक आप दिल्ली से खरीदी गई इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिल्ली के बाहर नहीं बेच सकते। मतलब वो गाड़ी रहेगी तो दिल्ली में, भाई दिल्ली का प्रदूषण कम करना है। नहीं, पैसा भी सरकार। दूसरा एक और बात है, जो स्क्रैप है उसको भी खरीदने की बात की है। हाँ, कि जो आपके जो पुरानी गाड़ियां हैं वो स्क्रैप के। अब ये पॉलिसी एक मॉडल बन सकता है पूरे देश के लिए। क्यों सर? हाँ, बिल्कुल एक बड़ा परिवर्तन है। एक तो ये कि ये सचमुच बहुत शानदार है, और ये है जो पॉलिसी है, वरना ऑड इवन कर दो, एक रास्ते पे बैरियर लगा दो, दिल्ली पुलिस से रुकवा दो, जो मतलब अरविंद जी किया करते थे ऑड इवन टाइप, तो उससे ये है। अब लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इस इंसेंटिव को दूसरे राज्यों ने भी लागू किया। अब मुझे हरियाणा का नहीं पता है और राजस्थान का नहीं पता है, क्योंकि दिल्ली दरअसल एनसीआर है, ये सिर्फ दिल्ली से तो बात बनेगी नहीं। मान लीजिए नोएडा में पोल्यूशन हो, गाजियाबाद में, यूपी गवर्नमेंट ने भी पहले से किया हुआ है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे 5,000, 4 व्हीलर पे 1 लाख, बसेज पे 20 लाख, ई गुड्स गरियर पे 1 लाख, वो अलग अलग परचेज सब्सिडी पहले से यूपी दे रही है। हालांकि बीच में था कि इसको हटाने का है, तो ये आगे करना चाहिए। मुझे लगता है देश भर में इसको लागू करना चाहिए, और कम से कम मेट्रो सिटीज में तो करें। बड़ी कृपा होती कि एथेनॉल टाइप का मामला ना होता था, बर्बाद करने वाला मामला। मतलब ऐसा ना होता, जिसमें कंफ्यूजन है कि एथेनॉल डाल दिया, E20, E85 पता नहीं। मतलब इसमें क्या है, पॉलिसी के लिए समय दिया है आपको। अगर गाड़ी का इंजन उसके क्या कहेंगे, उसके हिसाब से बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये तो पॉलिसी आई है, अदरवाइज आपको शहरों में, आप भी घर से निकलते होंगे तो अब पहले हम भी कह सकेंगे ना, बीजिंग की तरह हमारा आसमान भी देखिए शानदार, वो भी आपको ईवी ज्यादा दिखनी। एक साल में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50% से ज्यादा का उछाल आया है। बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी बात सरकार कर रही है। 30 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 4 लाख रुपए बचेंगे आपके। बिल्कुल।
20 लाख पर 3 लाख और 10 लाख की गाड़ी पर 1,70,000 रुपए। चले सर। और सरकार ने 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के पॉइंट दिल्ली के अंदर लगा दिए हैं। आप बदल लीजिए, आप ले लीजिए। सर देखिए सुनिए ना, मास्टर के बाद सर, पैसा मत कहाँ है? करें, मास्टर के बाद पैसा कहाँ है? सर हम साल भर बाद सोचेंगे, एक बड़ा महंगा गाड़ी है। चले सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया।